बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी की इससे पहले आप 7 किस्तें सुन चुके हैं। अब 8वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। झाड़ी में छुपने के बजाय मैंने एक बड़े पत्थर की आड़ लेना ज्यादा बेहतर समझा था, क्योंकि किसी भी शक की बिना पर उनके फायर खोलने की सूरत में झाड़ी मुझे फायर से हिफाजत मुहैया नहीं कर सकती थी। इसके बरक्स पत्थर मुझे नजरी आड़ के साथ फायरी आड़ भी मुहैया कर रहा था। वो 10-12 आदमी थे, एक दूसरे को जल्दी चलने की तलकीन करते हुए वो इतराफ का सरसरी जायजा लेते हुए आगे निकलते चले गए। वो इस पोस्ट की मदद को जा रहे थे। यकीनन उनके ताई मुजाहिदीन ने उनकी पोस्ट पर हमला किया था। शुरू में मेरी जिन आदमियों के साथ मुठभेड़ हुई थी और उन्हें मैंने जिस गलत फहमी में मुब्तला कर दिया था, अब तक वो गलत बयानी मुझे फायदा दे रही थी। उस पार्टी के 20-25 कदम दूर जाते ही मैं पत्थर की आड़ से निकलकर आगे बढ़ गया। इतना अंदाजा तो बहरहाल मुझे था कि उनकी पोस्ट करीब ही थी, लेकिन इस नाले में उनके गुजर जाने की वजह से अब इस नाले पर किसी का शक कम ही गुजरता। मजीद आध किलोमीटर आगे जाने पर मुझे नाले के बाएं तरफ ऊंचाई पर रोशनी की झलक नजर आने लगी। मैं रुकने की बजाय इस तरह आगे बढ़ता गया। पोस्ट नाले से काफी बुलंद थी। मैं झाड़ियों की आड़ लेकर आगे निकलता चला गया। पोस्ट से 50-60 गज आगे आते ही हल्की हल्की रोशनी फैलना शुरू हो गई थी। मैंने दोबारा भागना शुरू कर दिया था। रोशनी में इजाफे के साथ मेरी रफ्तार में भी इजाफा होता जा रहा था। मेरी नजर गाहे गाहे इर्द गिर्द की पहाड़ियों का जायजा लेकर रास्ते पर मरकूज हो जाती। नाले में बिखरे हुए पत्थर से टकरा कर गिरने का तजुर्बा अगर मेरे जहन से मैब हुआ भी था तो घुटनों की दर्द अच्छी तरह याद थी। मुलगजा अंधेरा फैलते ही मेरी नजर नाले के एक किनारे बने हुए कच्चे रास्ते पर पड़ी। रास्ते के दाएं बाएं भी घनी झाड़ियां मौजूद थीं, इसलिए मुझे इस रास्ते पर सफर करने में कोई कबाहत नजर न आई। रोशनी बढ़ती जा रही थी और मेरी नजरें किसी मुनासिब जगह की तलाश में सरगर्दा थी। हल्का सा नशीब आया, नाला शुमाल मशरक की जानिब मुड़ा और मुझे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। आगे अच्छी खासी आबादी नजर आ रही थी। वहां मुझे पनाह मिल सकती थी, लेकिन ऐसी जगहों पर किसी अजनबी का छुपना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वहां स्याह वगैरह तो आने से रहे, ले दे के मकामी लोग होते हैं जो एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं। अगर इंडियन आर्मी वहां घर घर तलाशी लेने पर तुल जाती तो यकीनन मेरे साथ मेरे मेजबान की भी शामत आ जाती, बल्कि मुमकिन था कि काफी बेगुनाह उनके जुल्म की लपेट में आ जाते। जनूब की समत मौजूद पहाड़ी पर मुझे काफी घना जंगल नजर आ रहा था। आबादी से 300-400 गज जनूब मगरब की तरफ वो जंगल शुरू हो जाता था। मैंने उसी जंगल का रुख किया। कच्ची सड़क से उतरकर मैं इस ट्रैक की तरफ बढ़ गया। अभी तक इस छोटे से गांव में जिंदगी सोई हुई थी। बस इक्का दुक्का घरों से उठता हुआ धुआं इस बात का मजहर था कि वो घर गैर आबाद नहीं थे। चौड़ा नाला अबूर करके मैं दूसरी तरफ मौजूद जंगल में दाखिल हुआ और बुलंदी का सफर तय करने लगा। मेरी नजरें किसी मुनासिब जगह की तलाश में थी। मैंने वहां पूरा दिन गुजारना था। उसके लिए जरूरी था कि कोई ऐसी जगह होती जो आरामदेह होने के साथ साथ महफूज भी होती। यह और बात के स्नाइपर अपनी कमीनगाह चुनते वक्त छुपाव को आराम पर तरजीह देता है। जल्दी ही मुझे ऐसी झाड़ियों का झुंड नजर आ गया था। अपने झोले से तेज धार खंजर निकालकर मैंने वहां मौजूद झाड़ियों से अपने मतलब की टहनियां काटना शुरू कर दी। घंटा भर बाद मेरे पास टहनियों का ढेर लग गया था। मैं इन टहनियों से अपने लिए मचान बनाने लगा। गो अमूमी तौर पर स्नाइपर बुलंद दरख्तों पर मचान बनाते हैं ताकि दूर दूर तक के इलाके पर नजर रखी जा सके और फायर करते वक्त कोई रुकावट भी नजर न आए। लेकिन वहां मेरा मकसद किसी हदफ को निशाना बनाना नहीं था कि मैं ऊंचा दरख्त चुनता। इसके अलावा यह भी मसला था कि वहां दरख्त बहुत ऊंचे होते हैं। चीड़ दियार के दरख्तों पर तो मचान बनाई ही नहीं जा सकती, और जिन दरख्तों पर मचान बनाई जा सकती है वो भी ऐसी कि इसमें वो मुश्किल बैठा जा सकता है। और मेरा इरादा बैठने का नहीं, लेटने का था। मजीद घंटा भर की मेहनत से मैं मचान बनाने में कामयाब हो गया था। धूप अच्छी तरह निकल आई थी और मचान के ऊपर बराह रास्त धूप पड़ रही थी। अपना झोला सर के नीचे रखकर मैं लेट गया। सारी रात दौड़ने भागने में गुजर गई थी। जिस जगह दुश्मन से आखिरी मुठभेड़ हुई थी वो जगह भी मैं काफी पीछे छोड़ाया था। इस सारे इलाके की तलाशी लेना इतना आसान भी नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वो मेरी तलाश में चंद पार्टियां निकाल सकते थे। इन पहाड़ी बुलंदियों को सर करके वो तमाम जंगलों को छान के किसी एक या चंद आदमियों को ढूंढ निकालना भोसे के ढेर से सुई ढूंढने के मुतरादिफ था। अलबत्ता अगर उन्हें मेरे छुपने की जगह के बारे मालूम हो जाता तो फिर मेरा निकलना मुहाल था, क्योंकि वो जंगल को घेरे में लेकर बारीक बीनी से तलाशी करते और मेरा पकड़ा जाना यकीनी हो जाता। धूप की नर्म हिद्दत ने जल्द ही मुझे नींद की आगोश में धकेल दिया था। मेरी आंख बकरी के मनमनाने से खुली। एक स्नाइपर की तरबियत इस नहज पर की जाती है कि नींद से उठते ही उसके हवास काम करने लगे, इसलिए जागते हुए उसे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो कहाँ और किस माहौल में पड़ा है। आंख खुलते ही मुझे भी दिमाग पर जोर नहीं देना पड़ा था। इस तरह जंगलों और मचानों पर मैं कई रातें गुजार चुका था। ये माहौल और हालात मेरे लिए नए नहीं कि मुझे घबराहट होती। मैंने करवट बदलते हुए समत निगाह उड़ाई जहां से आवाज आई थी। मुझे काफी भेड़ें और बकरियां दाएं बाएं झाड़ियों पर मुंह मारती नजर आईं।
जंगल आबादी के करीब था और वहाँ किसी चरवाहे का आना अजीब बात नहीं थी। अलबत्ता ये फिक्र मुझे जरूर दामनगीर हुई कि कहीं उसकी मेरी मचान पर नजर न पड़ जाए। ऐसी सूरत में मेरे लिए मुश्किल घड़ी हो जाती। एक बेगुनाह को कत्ल करने पर मेरा ज़मीर किसी तौर आमादा न होता और उसे जिंदा छोड़ने में यह कबाह थी कि वो इंडियन आर्मी के रहनुमाई करके मेरी मौत का सामान पैदा कर सकता था। मैं लेटे लेटे भेड़ बकरियों का जायजा लेता रहा। 2-3 बकरियां इन झाड़ियों के पास भी पहुंच चुकी थीं। अचानक एक झाड़ी की ओर से गहरे सब्ज और सुर्ख रंग का लिबास झलका। मैं चौंक पड़ा था। अगले ही लम्हे वो मेरे सामने थी। वो एक चरवाहिन थी। बकरी के एक छोटे से मेमने को हिनकाती वो मेरी मचान की तरफ ही आ रही थी। दुपट्टे को उसने बड़े अजीब बल्कि खूबसूरत अंदाज में सर से लपेटा हुआ था, यूं कि उसके तमाम बाल उसमें छुप गए थे। वो एक दिलकश और जाज़िब नजर लड़की थी। कश्मीर का हुस्न यूं भी सर चढ़ कर बोलता है, लेकिन मुझ पर उसके हुस्न ने जरा सा भी असर नहीं डाला था। महीन की बेवफाई के बाद और अज़ाद से मुझे इतनी ही नफरत थी जितना किसी भी नापसंदीदा चीज से की जा सकती है। वो न सिर्फ मेरी अमानत में खयानत की मुरतकब हुई थी, बल्कि उसके साथ उसने मेरा मान, गरूर और भरोसा भी तोड़ दिया था। अगर उसे ताहिर से मोहब्बत थी तो वो मुझसे तलाक लेकर उससे शादी कर सकती थी। यूं मेरी और अपनी इज्जत का जनाजा निकालना उसे किसी तौर जेब नहीं देता था। इस चरवाहन को देखकर जाने क्यों मेरी सोचें माहीन की तरफ पलट गई थी। सर झटक कर मैंने इन नापसंदीदा सोचों को दूर किया और उस लड़की को देखने लगा। वो हल्की आवाज में कुछ गुनगुना भी रही थी। शक्ल की तरह उसकी आवाज भी सुरीली थी। गीत के बोल तो मेरी समझ में नहीं आ रहे थे, अलबत्ता उसकी आवाज का उतार चढ़ाव और मिठास मुतासर कुन थी। वो मेरी मचान से आगे गुजरती चली गई। मचान की तरफ उसने कोई ध्यान नहीं दिया था। इन झाड़ियों से 15-20 गज आगे एक साफ पत्थर के साथ टेक लगाकर वो बैठ गई। इस छोटे मेमने को पकड़कर उसने गोद में लिटाया और उसके चेहरे और जिस्म पर हाथ फेरने लगी। वो यूं बैठी थी कि उसके सामने देखने पर मुझे उसके चेहरे की एक तरफ नजर आ रही थी। जाने वो इस मेमने से क्या बातें किए जा रही थी। बातें करते करते वो थोड़ा सा आगे को खिसक कर जमीन पर लेट गई। मेमने को उठाकर अपनी छाती पर लिटाते हुए उसने अपने बाजुओं के घेरे में ले लिया था। मेमना यकीनन पहले से इन हरकतों का आदी था कि बड़े मजे से अपना सर उसकी गर्दन पर रख कर लेट गया था। मैंने इसी तरह लेटे हुए आंखें बंद कर ली। एक कश्मीरी दोशीज़ा की तन्हाई में की जाने वाली अदाएं देखने का मुझे कोई शौक नहीं था। मुझे फिक्र थी तो ये कि वो मुझे देख न ले। इसी वजह से मैंने करवट बदलने से भी एहतजाज बरता था। मुमकिन था कि मेरी करवट बदलने से झाड़ियों की शाखों में होने वाली हरकत उसे इन झाड़ी की तरफ देखने पर माइल कर देती, लेकिन मेरी एहतियात किसी काम नहीं आ सकी थी। उसकी बकरी किसी चीज से डर कर भागी। बकरी का रुख मेरी मचान ही की तरफ था। वो इख्तियार अपनी जगह पर खड़े होकर इस समत को देखने लगी जहां से बकरी भाग कर आई थी। यकीनन बकरी ने लोमड़ी या गीदड़ वगैरह देखा था। मैं भी उस जानिब देखने लगा और इसी लम्हे मेरी गलत फहमी हवा हो गई। इंडियन आर्मी के 2 जवानों को देखते ही मैंने साइड पर पड़ी क्लशनकोफ हाथ में पकड़ ली थी। अरे प्रदीप सिंह, देखो तो भूत को ढूंढते हुए एक अप्सरा मिल गई है। बात तो सही कह रहे हो। प्रदीप सिंह ने मुस्कुराकर उसकी तायीद की थी और दोनों का रुख उस लड़की की जानिब हो गया। इतराफ से वो यकसर बेपरवाह हो गए थे। शहजादी, क्या नाम है तुम्हारा? पहले वाले ने करीब जाकर गहरी नजरों से उसका जायजा लेते हुए पूछा। रेशम, लड़की ने हकलाते हुए जवाब दिया। आह, कितना प्यारा नाम है, उसने खबासत भरे लहजे में कहा। सलीम भाई, चलते हैं, बाकी पार्टियां आगे निकल जाएंगी। प्रदीप सिंह ने उन झाड़ियों की तरफ सरसरी नजर से देखते हुए कहा जहां मैं छुपा हुआ था, और उसके मुंह से सलीम सुनते ही मेरे सर पर गोया बम फट गया था। वो मुसलमान था और उसके बावजूद यूं घटिया अंदाज में एक मासूम लड़की को नदीदेपन से देख रहा था। मेरा दिल चाहा कि इसके गंदे वजूद पर पूरी मैगजीन खाली कर दूं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने इरादे पर काबू पाया था। यकीनन इंडियन आर्मी में हिंदुओं के साथ रहते रहते वो भी उनकी सोहबत में पूरी तरह रंग चुका था। सलीम ने बाजारी अंदाज में कहा, वैसे दिल तो नहीं कर रहा इस मौका को जाया किया जाए, फिर कभी सही यार। और अब तो सूबेदार साहब भी साथ है, उसे अगर मालूम हो गया तो तुम्हारी खाल खींच लेगा। तुम्हारा हम मजहब ही है। ओह नो, बहुत देखे हैं ऐसे हम मजहब। सलीम ने तंजिया उनकारा भरा। और फिर कैप्टन प्रसाद राजन भी तो साथ है। जानते हो कितना शौकीन है वो इन कश्मीरी लड़कियों का। अच्छा, अब चलो भी, बाकी पार्टियां आगे निकल गई होंगी। नजर भी आ रहा है कि कितना ज्यादा जंगल बाकी है। अब तक तो हम एक हिस्से ही की तलाशी ले पाए हैं, इससे 2 गुना हिस्सा बाकी है और इसके बाद सेक्टर 2 के इलाके की तरफ भी तलाशी लेना है। उफ यार, तुम भी ना बस। सलीम ने अफसोस भरे अंदाज में गंदी सोचों भरा सर हिलाया। वैसे तुमने यहाँ किसी कमीने घुसपैठिए को तो नहीं देखा? सलीम ने अपना हाथ रेशम के गाल की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ रेशम के रुखसार को छूता वो जल्दी से पीछे हट गई। उसके साथ ही उसने इनकार में गर्दन हिलाते हुए कहा, किसी को नहीं देखा। हाय ओए, नखरा तो देखो। सलीम ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया। रेशम के मुंह से एक सुरीली चीख बुलंद हुई थी। वो झटका देकर उस खबीज से अपना हाथ छुड़ाने लगी, मगर सलीम की गिरफ्त काफी सख्त थी। क्या हुआ? कौन है? 150-200 गज दूर से किसी की चीखती हुई आवाज आई थी। कोई नहीं यार, बस एक बुलबुल हमें देखकर घबरा गई है। सलीम ने खबासत से हंसते हुए जवाब दिया।
ये बुलबुलों के चक्कर को छोड़ दो और आगे बढ़ो। इस मर्तबा उसी आवाज ने डांटने के अंदाज में कहा और सलीम रेशम का हाथ छोड़कर चल पड़ा। रेशम का हाथ पकड़ते पकड़ते वो इस रुख से हट गया था जिस पर वो पहले चल कर आ रहे थे। मेरा मचान अब उनसे 5-6 गज दाएं पड़ रहा था। आगे बढ़ते हुए भी उनकी नजरें रेशम की जानिब सरगर्दा रहीं, जो घबराए हुए अंदाज में उन्हें घूर रही थी। उसकी वजह से दाएं भाई की झाड़ियों की अच्छी तरह देखभाल नहीं कर सके थे। परेशान नहीं होना, मैं बाद में आऊंगा मेरी जान। 15-20 कदम आगे जाकर सलीम ने बेहुदा अंदाज में कहा। प्रदीप सिंह उसके अंदाज पर हंस पड़ा। यार अब इस गरीब को बख्श भी दो। जवाबन सलीम ने एक जोरदार कहका लगाया और झाड़ियों की ओट में गायब हो गए। आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज मादूम होने लगी थी। बेख्तियार मेरे मुंह से गहरा सांस खारिज हुआ और मैंने क्लशिंकोफ मचान पर रख दी। उसके साथ ही मैंने रेशम की जानिब देखा। वो चौंकते हुए मेरी मचान की जानिब ही देखने लगी थी। शायद मेरे मुंह से कुछ ज्यादा ही गहरा सांस खारिज हो गया था। मुझे अपनी बेइहतियाती पर सख्त गुस्सा आया, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। वो खोजती निगाहों से करीब आई। उसने इस जरारी अंदाज में अपने हाथ में मोटा सा डंडा भी पकड़ा हुआ था। मैंने खुद को अच्छी तरह छुपाया हुआ था, लेकिन उसका यह मतलब भी नहीं था कि मैंने सुलेमानी टोपी ओढ़ी हुई थी और बिल्कुल नजर भी नहीं आ रहा था। उसके करीब आते ही मैं उसे मजीद सस्पेंस में मुब्तला किए बगैर अपनी जगह पर उठ बैठा। मुझे देखते ही वो घबरा कर पीछे हटी। चीख रोकने के लिए उसने बेसाख्ता अपने होंठों पर हाथ रख लिया था। मचान से निकलकर मैं उसके सामने आ गया। यकीनन उन्हें आवाज देकर वापस बुलाने में आपको कोई दिलचस्पी नहीं होगी। नहीं, मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी। उसने घबराए हुए अंदाज में दाएं बाएं सर हिलाया। वैसे मेरी तरफ से कोई कदगन नहीं है। आप उन्हें बड़े शौक से बुला सकती हैं, ताकि मुझे गिरफ्तार करने के साथ वो आपको भी इनाम के तौर पर साथ ले जाएंगे। ये भी हो सकता है साथ न ले जाएं और यहीं मुका कर लें। यहाँ नाजरीन की मालूमात के लिए बताता चलूँ कि वो लड़की और उससे पहले प्रदीप सिंह और सलीम वगैरह उर्दू में बात नहीं कर रहे थे। लड़की बस टूटी फूटी उर्दू ही बोल सकती थी, लेकिन जिस अंदाज में बोल रही थी यकीनन वो अल्फाज जानने से कारीन को कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इस तरह प्रदीप और सलीम के बोले हुए अल्फाज में भी हिंदी और पंजाबी के बहुत सारे अल्फाज शामिल थे, जिन्हें मैंने आसान उर्दू में आपके सामने बयान कर दिया है। रेशम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट जाहिर हुई। अगर मुझे खौफ ना होता तब भी मैं इन खंजीरों को कुछ न बताती। मैं इंडियन फौज से सख्त नफरत करती हूँ। अच्छा, आप किस वक्त वापस लौटती हैं? उसे बैठने का इशारा करते हुए मैं खुद भी एक पत्थर पर बैठ गया था। दोपहर को लौटती हूँ। मुझसे 2-3 कदम दूर हटकर वो भी नीचे बैठ गई थी। मर्द की सोच के बारे औरत की हिस्सियात बहुत तेज होती हैं। मेरे चेहरे और आंखों से हवीदा असरात उसे यह बावर करवाने के लिए काफी थे कि मैं उसके बारे कुछ गलत नहीं सोच रहा था। उसके जवाब ने मुझे इत्मीनान भरा सांस लेने पर मजबूर कर दिया था। यूं भी मैं उसे दोपहर से पहले वापस लौटने की इजाजत नहीं दे सकता था। उस पर शक करना मेरी मजबूरी थी। वो गांव में जाकर किसी को भी मेरे बारे इत्तला दे सकती थी और जरूरी नहीं था कि जिसे वो खबर सुनाती वो भी इंडियन आर्मी से इतनी ही नफरत करने वाला होता, या नफरत करने के बावजूद इनाम हासिल करने का लालच भी उसे ये इत्तला इंडियन आर्मी तक पहुंचाने पर मजबूर कर सकता था। अलबत्ता दोपहर को उसके चले जाने के बाद मैंने भी वो जगह छोड़कर आगे बढ़ जाना था। उसके बाद वो बेशक जिस किसी को इत्तला देती रहती, मेरी सेहत पर कोई असर न पड़ता। अब रोजाना इस तरफ रेवड़ लेकर आती हैं। हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। और मैं अकेली नहीं हूँ। हमारे गांव की कई और लड़कियां और लड़के भी इस जंगल में अपने रेवड़ लेके घूम रहे हैं। आपका कोई भाई नहीं है? मैंने सिलसिला कलाम दराज किया। वो जवाबन बोली, 2 बड़े भाई हैं, लेकिन दोनों सर्दियों में मजदूरी के लिए शहर चले जाते हैं और सर्दियों के इख्तिताम पर लौट आते हैं। गांव के दूसरे बहुत से मर्द भी यही करते हैं। हंकारा भरते हुए मैंने ऊपर नीचे सर हिलाया। खाना खाओगे? जाने कैसे उसे मेजबान बनने का ख्याल आ गया था। वो कंधे से लटकाया कपड़े का थैला खोलने लगी। सारी रात की भागदौड़ और फिर चंद घंटे की नींद के बाद मुझे अच्छी खासी भूख महसूस हो रही थी और मेरे पास इस वक्त भूख मिटाने के लिए चनों के बने हुए मखसूस बिस्किट मौजूद थे। लेकिन वो बिस्किट बस मजबूरी की हालत में ही खाए जा सकते हैं। भूख मिटाने के साथ वो ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होते हैं, लेकिन गंदम की रोटी और सालन में जो लज्जत है उसका मुकाबला वो रूखे फीके बिस्कुट कभी भी नहीं कर सकते थे। मैंने वाजबी सा इनकार किया। ये तो तुम्हारा खाना है, अगर मैंने खा लिया तो तुम क्या खाओगी? मुझे कोई खास भूख नहीं है और फिर मैं रात को भी खा सकती हूँ। आप तो शायद कब के भूखे हों। उसने कपड़े में बंधी हुई 2 रोटियां जिन पर साग रखा हुआ था मेरे सामने रख दिया। शुक्रिया, वैसे मेरे पास बिस्कुट मौजूद हैं। कहते हुए मैंने अपना हाथ रोटियों की तरफ बढ़ा दिया था। रोटियां और सालन ठंडा हो चुका था, लेकिन उसकी लज्जत और मज़ा बरकरार था। उसे आराम से बैठा देखकर मैंने कहा, आप भी खाएं ना? नहीं, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अपना थैला और डंडा वहीं छोड़ते हुए वो झाड़ियों पर मुंह मारती हुई एक बकरी को पुचकारने लगी। बकरी उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई थी। उसे कान से पकड़कर वो वहीं खींच लाई। अपने थैले से जस का एक कटोरा निकालकर उसने अपने दोनों घुटनों के दरमियान रखा और दोनों हाथों से बकरी को धोने लगी। इस हालत में वो इतनी दिलकश लग रही थी कि मैं बेख्तियार नजरें चुराने पर मजबूर हो गया। कटोरा आधे से
से ज्यादा दूध का भर कर उसने नीचे रखा और बकरी को आजाद करके खुश्क लकड़ियां चबा करने लगी। जब तक मैं खाना खाता वो लकड़ी इकट्ठी करके आग लगा चुकी थी। आग के दो तरफ पत्थर रखकर उसने कटोरा ऊपर रखा और अपने थैले से पत्ती और चीनी निकाल कर उसमें डालने लगी। यकीनन ये उसका रोजाना का काम था, तभी इतने इत्मीनान से और तरतीब भरे अंदाज में सरंजाम दे रही थी। चाय तैयार होने में देर नहीं लगी थी। चाय बनाकर उसने स्टील का एक बड़ा सा मग निकाल कर चाय कप भरा और मेरी जानिब बढ़ा दिया। चाय की आम 3 प्यालियां बहुत आसानी से उस मग में समा सकती थी, लेकिन वो खालिस दूध की चाय थी। बगैर पसो पेश के मैं मग थाम कर चाय पीने लगा। चाय बहुत ही उम्दा बनी थी और इस वक्त मुझे चाय की तलब भी बहुत शिद्दत से हो रही थी। मैं सारा मग खाली कर गया। इसी दौरान वो दिलचस्पी से मेरे चेहरे को घूरती रही। मग खाली होते ही उसने कटोरे से मजीद चाय उसमें ढेली और मग दोबारा मेरी जानिब बढ़ा दिया। शुक्रिया, मैंने नफी में सर हिलाया। थोड़ी सी ले लेना, वो मिसर हुई। नहीं आप पिए, मैं थोड़ी देर बाद पी लूंगा। और उस बात में सर हिलाकर वो चाय पीने लगी। चाय पीकर उसने डंडा उठाया और बिखरी बकरियों भेड़ों को इकट्ठा करने लगी। इस दौरान मेरी नजरें उस पर गड़ी रहीं। 1-2 बकरियों को करीब लाने के लिए उसे मेरी निगाह से ओझल भी होना पड़ा, लेकिन जल्द ही वो दोबारा नजर आने लगी। अपना मेमना पकड़कर वो मेरे करीब आ बैठी थी। आप वापस जा रहे हैं या आ रहे हैं? मेमने के मुंह को सुलाते हुए वो मुस्तफसर हुई। यकीनन ये जानना आपको जरा सा भी फायदा नहीं देगा। मैंने बगैर लगी लिपटी रखे रूखे लहजे में जवाब दिया। शायद आपको मेरा सवाल बुरा लगा है। मेरा लहजा ऐसा नहीं था कि इसे मेरे मूड का पता न चलता। क्यों नहीं लगना चाहिए? मैंने तीखे लहजे में पूछा। बिल्कुल भी नहीं, उसने मुंह बनाया। क्यों? इस मर्तबा मेरे लहजे में गुस्से भरी हैरानी भी शामिल थी। वो इत्मीनान से बोली, क्योंकि मैं जानती हूँ आपने गुज़िश्ता रात ही सरहद अबूर की है। मैं इस्तज़ाइया अंदाज में हंसा। जरूरी नहीं कि आदमी का हर तीर निशाने पर लगे। अंदाजे नहीं लगा रही, मुझे अच्छी तरह मालूम है। उसने अपनी मोटी मोटी आंखें मेरी आंखों में डालकर मुझे नजर चुराने पर मजबूर कर दिया था। आपको कैसे मालूम? मैंने अपना इश्तियाक छुपाने की कोशिश नहीं की थी। यकीनन ये जानना आपको जरा सा भी फायदा नहीं देगा। उसने मेरा कहा हुआ फिक्रा लौटाया। मैं होंठ भींच कर रह गया था। एक लम्हे की खामोशी के बाद उसके होंठों से नुकरई कहका बरामद हुआ। खफा हो गए? उसने शौक लहजे में पूछा और मेरी तरफ से कोई जवाब न पाकर वो कहने लगी, अच्छा मैं बता देती हूँ। आज सुबह चंद इंडियन फौजी हमारे गांव के बड़े के पास आए थे और पूछ रहे थे कि आज सुबह या रात के किसी वक्त अगर कोई बाहर का आदमी हमारे गांव में आया हो या किसी अजनबी को हमारे गांव के किसी आदमी ने यहाँ से गुजरते हुए देखा हो तो बता दें। बस गांव के बड़े ने उनके सामने तमाम लोगों को बुलाकर ये बात पूछी, मगर किसी की तरफ से असबाती जवाब न मिला। फिर गाँव के बड़े ने इन फौजियों से पूछा कि मतलूबा आदमी का रुख किस जानिब है। तब उन्होंने बताया कि आदमियों की तादाद तो यकीनी नहीं कि एक आदमी भी हो सकता है और ज्यादा भी। अलबत्ता इतना मालूम है कि उन्होंने गुज़िश्ता रात ही सरहद पार की है और उनमें से एक आखिरी मर्तबा हमारे गांव ही से चंद किलोमीटर दूर देखा गया है। उसका रुख हमारे गांव की तरफ ही था। उसके साथ वो आपके खतरनाक होने के मुतल्लिक भी काफी कुछ कह रहे थे और आपके ख्याल में मैं हूँ। उसकी तफसीली गुफ्तगू सुनकर मैं मुतमिन हो गया था। वो जोर से हंसी। नहीं, वो मैं हूँ। उसके अंदाज पर मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। वैसे आप तीसरे आदमी हैं। क्या तीसरा? मैं हैरान रह गया था। वो वजाहत करते हुए बोली, मेरा मतलब आपसे पहले भी मैं 2 मुजाहिदों से इसी जंगल में मिल चुकी हूँ। कब? 5-6 माह हो गए होंगे, लेकिन उनकी तलाश में इंडियन फौज नहीं आई थी। ओह नो। हंकारा भरते हुए मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। 3:30 हो रहे थे। क्या आप मेरे लिए चाय गर्म कर सकती हैं? क्यों नहीं? वो कुछ दिली से कहकर अपनी जगह से उठी। उसका रुख उसी जानिब था जिधर दोपहर को हिंदू फौजी गए थे। अगले ही लम्हे वो सराज से नीचे बैठी। मेरी तरफ देखते हुए वो घबराए हुए लहजे में बोली, वो खबीस वापस आ रहे हैं। ये सुनकर एक लम्हे के लिए तो मैं सुन सा हो गया था, लेकिन उसके साथ ही मेरा दिमाग हिफाजती तदाबीर सोचने लगा था। इतना वक्त नहीं था कि मैं मचान में घुस सकता या वहां से उठकर दूर जाता। मैं फौरन जमीन पर उल्टा लेटकर अकबी झाड़ी में घुसने लगा। एक अक्लमंदी रेशम ने यह की थी कि वो अपना झोला और चाय का बर्तन उठाकर इस पत्थर की तरफ बढ़ गई जहां वो पहले लेटी थी। देखा मैंने कहा था ना, ये दोपहर के बाद ही वापस लौटेगी। सलीम के खबासत भरे लहजे ने मेरे कानों में जहर अंडेला। मान गए यार। उसके साथ दूसरा प्रदीप सिंह ही था। मानना तो पड़ेगा सरदार जी। और देखा कैसी लाजवाब तरकीब लड़ाई है। वो साला सूबेदार तो परेशान ही हो गया था। इस फूल का रस चूसने के लिए मुझे खुद को ढलान से भी नीचे गिराना पड़ा था। बड़ा हरामी है रे तू। प्रदीप सिंह ने तहसीन अमेज लहजे में गाली बकी। अब तो पहला नंबर मेरा बनता है ना? सलीम ने दाद चाहने वाले अंदाज में पूछा। ठीक है यार, जैसा तुम्हें पसंद हो। प्रदीप सिंह ने फौरन इत्तेफाक किया था। उनकी बकवास सुनते ही मुझे हकीकत तक पहुंचने देर नहीं लगी थी। सलीम वहां से चला तो गया था, मगर रेशम को वो खबीस अपने जहन से झटक नहीं पाया था और रास्ते में उसने खुद को जानबूझकर ढलान से लड़का लिया था ताकि सीनियर की नजर में जख्मी बन सके। सिर्फ उसके जख्मी होने की वजह से बाकी तमाम तलाशी का काम तो नहीं रोक सकते थे। यकीनन सीनियर उसे वापस अपनी पोस्ट पर जाने का कहकर बाकियों के साथ आगे बढ़ गया होगा।
और प्रदीप सिंह को उसकी मदद के लिए छोड़ दिया गया होगा। बाकियों के आगे बढ़ते ही वो दोनों रेशम की तलाश में निकल पड़े। अब ये रेशम की बदकिस्मती कि वो मेरी वजह से अब तक इस जगह से हिल नहीं पाई थी, बल्कि वो वहां से कहीं और चली जाती तब भी उन्होंने उसे तलाश कर लेना था कि इनके ज़हन पर इस वक्त शैतान सवार था। उनकी बकवास रेशम ने भी सुन ली थी। वो घबराए हुए अंदाज में अपनी चीजें झोले में डाल रही थी। कटोरे से बकिया चाय गिराकर उसने कटोरा, मग और खाने वाला कपड़ा झोले में डाला और झोले को बगल से लटकाकर उसने अपनी लाठी हाथ में पकड़ ली। कहाँ के इरादे हैं मेरी बुलबुल? उसके करीब पहुंचते हुए सलीम ने घटिया अंदाज में पूछा। मैंने घर जाना है। रेशम का चेहरा पीला पड़ गया था। वो इन दोनों को इरादे से बेखबर नहीं थी। चली जाना मेरी जान, हमने तुम्हें कौन सा पूरी रात मसरूफ रखना है। सलीम के वजाहत भरे गलीज अल्फाज सुनकर रेशम कांपने लगी थी। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। वो मुनमुनाई, खुदा के वास्ते ऐसा ना कहो। सलीम ने उसी के अंदाज में जवाब दिया था। प्रदीप सिंह यूं कहका लगाकर हंसा जैसे सलीम ने कोई लतीफा सुना दिया हो। आपको अल्लाह का वास्ता, सोने रसूल का वास्ता। रेशम ने आंसू बहाते हुए अपने दोनों हाथ उनके सामने जोड़ दिए थे, मगर इन पर शैतानियत सवार थी। प्रदीप सिंह तो चलो सिख था, लेकिन सलीम के ऊपर भी इन मुकद्दस नामों के वास्तों ने कोई असर नहीं डाला था। सलीम खबासत से हंसा। अरे शहजादी, घबराती क्यों है? हम तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे हैं, बस जरा सा शुगल करेंगे और चले जाना। ये कहते ही उसने अपनी क्लाशिंकोफ एक तरफ फेंकी और झपट कर रेशम को दोनों बाजुओं से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। रेशम मचलते हुए खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद करने की कोशिश करने लगी। वो एक कश्मीरी चरवाहन थी, बिला शक शुबा उसके अंदर अच्छी खासी कुव्वत मौजूद थी। एक सलीम के काबू में वो इतनी आसानी से नहीं आ सकती थी। एक मर्तबा तो उसने खुद को सलीम की गिरफ्त से छुड़ाया, लेकिन फिर सलीम बुरी तरह उससे चिमट गया। उसी दौरान प्रदीप सिंह भी अपना हथियार फेंक कर तड़पती मचलती रेशम को काबू करने में सलीम की मदद करने लगा। मैं उस वक्त तक गो मगो की कैफियत में था। गो मैं इतना बेजमीर और बुज़दिल नहीं था कि एक मासूम लड़की को अपनी नजरों के सामने लुटता देखता रहता। मैं बस मुनासिब मौका के इंतजार में था, और जिस वक्त प्रदीप सिंह ने भी अपना हथियार नीचे फेंका, मैं झाड़ी से बाहर निकल आया। मैंने अपने हाथ में साइलेंसर लगा गलाग थाम लिया था। उसी वक्त रेशम के मुंह से मिन्नत और दर भरे अंदाज में निकला, खुदा के लिए मेरी मदद करो। और उसमें कोई शक नहीं कि उसने उस वक्त मुझे ही पुकारा था। मैं सराज से उनके करीब पहुंचा। मेरे दौड़ते कदमों की आवाज सुनकर प्रदीप सिंह ने हैरानी से मुड़कर देखा, मगर उसका यह देखना किसी काम नहीं आ सका था। ट्रैगर दबाने से हल्की सी ट्रच की आवाज निकली और प्रदीप सिंह की खोपड़ी में रोशनदान खुल गया था। वह उलटकर पीछे गिरा और मुंह काला करने की हसरत दिल में लिए तड़पने लगा। सलीम को भी किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा, प्रदीप सिंह का खून में नहाया तड़पता जिस्म और मेरे हाथ में पकड़ा हुआ गलाग, जो साइलेंसर लगाने पर मजीद भयानक हो गया था। और देखते ही वो घबरा कर खड़ा हो गया। कौन हो तुम? कुत्तों और खंजीरों का शिकारी, गजननाक अंदाज में कहते हुए मैंने उसके चेहरे पर पिस्तौल की नाल रसीद की। उफ कहते हुए उसने अपने फटे हुए होंठों पर हाथ रख लिया था। ओह माजरत ख्वाह हूँ, शायद जोर की लगी है। मैंने जहरीले लहजे में कहा, मैं मुसलमान हूँ, मुझे खुदा कसम मुसलमान हूँ। सच में? मैंने इस्तज़ाहिया लहजे में पूछा। अल्लाह पाक की कसम मैं मुसलमान हूँ। जो इसे कहते हुए वो पहला कलमा दोहराने लगा था। अच्छा तो ये कौन सी इबादत कर रहे थे? मैंने आंखों से कहर बरसाती रेशम की तरफ इशारा करते हुए पूछा। वो इतने गुस्से में थी कि अपने फटे हुए गिरबान पर भी तवज्जो नहीं दे सकी थी। गलती हो गई मुझसे, मुझे उसने वर्गलाया था। उसने प्रदीप सिंह की लाश की तरफ इशारा किया। इस मर्तबा उसकी बात का जवाब दिए बगैर मैंने ट्रैगर दबा दिया। गोली उसके बाएं घुटने में लगी थी। हाय कहते हुए वो जमीन पर गिर गया था। उसकी हाय पर तवज्जो दिए बगैर मैंने दोबारा ट्रैगर दबा दिया और उसके दूसरे घुटने में भी सुराख हो गया। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो, वो जोर से चीखा था। उसका बदन मुसलसल दर्द रहा था। मालूम है उस सिख को मैंने क्यों इतनी आसान मौत के हवाले किया है? उसके चेहरे को ठोकर का निशाना बनाते हुए मैंने पूछा। अल्लाह के वास्ते छोड़ दो, माफ कर दो। वो गिड़गिड़ाया, मगर मैं उसकी माफी पर तवज्जो दिए बगैर बोला, क्यों? ये गैर मुस्लिम था और तुम किस मुंह से ये मुकद्दस नाम अपने गंदे होठों से अदा कर रहे हो? मैंने अपने जूते की एड़ी पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर मारी। उसके सामने वाले सारे दांत टूटकर उसके मुंह में गिर गए थे। उसके साथ ही उसके होठों से खून उबल पड़ा। वह जोर जोर से कराहने लगा था। क्या तुम इस गंदे वजूद से धरती को पाक करना चाहोगी? मैंने रेशम से पूछा। उसने अस्बात में सर हिला दिया था। तो ये लो, मैंने पिस्टल उसकी तरफ बढ़ा दिया। नफी में सर हिलाते हुए उसने जमीन पर पड़ा 9-10 किलो वजनी पत्थर उठाया और सलीम की तरफ बढ़ी। सलीम ने उसे पत्थर लेकर अपनी जानिब बढ़ते देखा तो जोर जोर से दाएं बाएं सर हिलाते हुए हाथ बांधने लगा। उसके जख्मी होठों से अजीबो गरीब आवाज निकल रही थी। उस पर तवज्जो दिए बगैर रेशम ने अपने दोनों हाथों में पकड़े पत्थर को सर से बुलंद किया और पूरी कुव्वत से पत्थर सलीम के सर पर दे मारा। उसे चीखने का
मौका नहीं मिला था। 2-3 दफा हाथ पांव झटक कर वो दुनियावी गमों से बिल्कुल आजाद हो गया था। रेशम ने करीब आकर मेरे दोनों हाथ थाम कर हिंदे हुए लहजे में कहा, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और हर गम से आजाद करे, आमीन। कहते हुए मैंने उसके फटे हुए गिरबान से नजरें चुराई जो कुछ मख्फी राजों को आश्कार करने पर तुला था, और गला खंखारते हुए बोला, वैसे इस वक्त आपके दुपट्टे की जरूरत बाल छुपाने से ज्यादा किसी और जगह पर है। जज्जी, उसने सवालिया नजरों से मेरी जानब देखा। उसकी समझ में मेरी बात नहीं आई थी। मैं कह रहा हूं कि अगर सुई धागा मौजूद ना हो तो फटी हुई कमीज पर दुपट्टा लिपेटा जा सकता है। उसने अपने गिरबान की तरफ देखा। एकदम उसके चेहरे पर शर्म की लाली कोज़े कज़ा के रंगों की तरह फैल गई थी। वो मैं कहकर उसने रुख दूसरी जानिब मोड़ा और अपने फटे हुए गिरबान के साथ कोई जरूरी कार्रवाई करने लगी, जबकि मैं उन लाशों की तरफ मुतवज्जा हो गया था। उन लाशों का छुपाना नहायत जरूरी था, वरना इस गांव के लोग किसी मुसीबत में भी पड़ सकते थे, क्योंकि सलीम की लाश देखकर किसी को भी यह अंदाजा लगाते देर न लगती कि उसे दर्दनाक तरीके से हलाक किया गया है, और ऐसा किसी वजह से ही किया जा सकता है। जासूस या दहशतगर्द गोली मारने पर इक्तिफा करते हैं, यूं तशद्दुद का निशाना नहीं बनाते। गो वो ये सोच सकते थे कि इससे पूछगछ के लिए इस पर यूं तशद्दुद किया गया है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ न कुछ रेशम की जात मुलव्वस हो रही थी, क्योंकि उन दोनों के वापस पलटने की वजह रेशम के अलावा और कोई नहीं हो सकती थी। क्या सोच रहे हो? रेशम की आवाज ने मुझे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। उसने अपनी कमीज बक्सुए लगाकर मुरम्मत कर ली थी। इन लाशों को छुपाने के बारे में सोच रहा हूँ, उसकी क्या जरूरत है? तुम्हारा क्या ख्याल है? अपने 2 बंदों की गुमशुदगी इंडियन फौज को आसानी से हजम हो जाएगी। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि कोई ना कोई उन्हें जरूर इतला कर देगा। तो जब इन्हें पता चलेगा और वो लाशें उठाने आएंगे तो सोचेंगे नहीं कि यहाँ क्यों आए थे। कम अज कम इतना अंदाजा तो उन्हें हो जाएगा कि ये किसी लड़की के पीछे यहाँ तक पहुंचे हैं, और इस तरह शक की जद में तुम्हारी जात भी आ सकती है। क्या इन दरिंदों की तफ्तीश का सामना कर लोगी? अपनी बात की वजाहत करते हुए मैंने पूछा। उसने खौफ से झुरझुरी भरते हुए पूछा, उन्हें कैसे छुपाएं? मैं धीरे से हंसा। मेरा ख्याल है तुम्हारी समझ में मेरी बात आ गई है। मेरी बेबसी का मजाक ही उड़ाते रहोगे या लाशें छुपाने की कोई तरकीब भी सोचोगे? वो दुख भरे अंदाज में बोली। आप तो खफा ही हो गई, तो और क्या करूं? खफा होने का हक भी छीनना चाहते हो? उसके लहजे में इंतहा की बेबसी के साथ तंज का अंसर भी शामिल था। मेरा ख्याल है इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे उसके तंज का अंदाज अच्छा नहीं लगा था। क्यों कसूर नहीं है? क्या आप एक आज़ाद मुसलमान मुल्क के शहरी नहीं है? क्या आप मुसलमान नहीं है? उसका गुस्सा भरा अंदाज मुझे हैरान कर गया था। रेशन, आपकी बातें मेरे सर से काफ़ी बुलंद गुजर रही हैं। आपको समझने की जरूरत भी क्या है? यूं भी वो मुसलमान तो कब के मर चुके जो एक जिस्म की मानद हुआ करते थे कि एक अज़ू की तकलीफ पर सारा जिस्म बेचैनी और बेकरारी महसूस करता है। अब कहाँ से लाऊं वो हिजाज बिन यूसुफ जिसने एक मुस्लिम लड़की की पुकार पर पूरे सिंध को तहबाला कर दिया था। हमारी आंखें तो तारिक बिन ज़ियाद और मोहम्मद बिन कासिम की राह तकते तकते पथरा चुकी है, मगर लगता है हमारे मुजाहिदीन को ऐशो निशात की महफिल ही से फुर्सत नहीं मिल रही। जाने कब वो ख्वाब गफलत से बेदार होकर अपनी माओ बहनों और बेटियों की खबर लेंगे। एक लम्हा के लिए रुक कर वो इस्तज़ाइया अंदाज में हंसी और फिर उसकी बात जारी रही। यकीनन वो दिन कभी नहीं आएगा। यूं भी जब जहादी ही दहशतगर्दी के जमरे में आ गया तो जहाद करेगा कौन? उसकी हकीकत पर मबनी गुफ्तगू का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मैंने चुप रहना मुनासिब नहीं समझा था। आपके मुसलमान भाई नहीं सोए। यकीनन जिससे जितना हो सकता है वो कर रहा है, और उसकी जिंदा मिसाल मेरी सूरत में आपके सामने मौजूद है। बाकी हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं उनका जवाब अवाम से मांगना यकीनन ज्यादती है। हुक्मरानों का चुनाव अवाम ही करती है। वो हार मानने पर तैयार नहीं थी। गालबन इस्लाह यखल बहस की वजह से हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैंने इन पुर अजियत बासों से जान छुड़ाना चाहिए। उन्होंने सही कहा, तो चलो कोई जगह ढूंढते हैं। मैं आगे बढ़कर उनकी तलाशी लेने लगा। उनकी जेबों में सिगरेट और लाइटर के अलावा कोई काबिल जिक्र चीज मौजूद नहीं थी। लाइटर अपनी जेब में डालकर मैंने उनके बेंडोरियल से क्लाशिनकोव के फालतू मैगजीन भी निकाल कर क्लाशिनकोवों के साथ रख दिए। वो घूम फिर कर कोई मुनासिब जगह ढूंढ रही थी। जरा यहाँ आए। निस्बतन ढलान की तरफ से मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। मैं उसकी तरफ बढ़ गया। वो एक घड़े के किनारे पर खड़ी थी। मेरे करीब पहुंचने पर पूछने लगी, आपने अपना नाम क्या बताया था? मैंने अपना नाम बताया ही नहीं था। अलबत्ता आप मुझे अजनबी कह सकती हैं। रूखे लहजे में कहते हुए मैं उस घड़े का जायजा लेने लगा। घड़ा काफी गहरा था। दोनों लाशें आसानी से उसमें समा सकती थीं। मेरा रूखा लहजा सुनकर उसने कुछ भी कहने से गुरेज किया था। मैं लाशों की तरफ बढ़ गया। बात सुनो। मैंने प्रदीप की लाश के पास रुककर उसे आवाज दी। जी। वो मेरे करीब आने लगी। अगर मैंने अकेले ये लाशें उठाई तो मेरे कपड़े इनके गंदे खून से लुथड़ जाएंगे। नजदीक पहुंचकर उसने प्रदीप सिंह के दोनों हाथों से पकड़कर कहा, चलो मिलकर उठा लेते हैं। मैंने प्रदीप सिंह की टांगों से पकड़ लिया। उसे गड्ढे में धकेल कर हमने सलीम के साथ भी वही सलूक किया, और उसके बाद वहां बिखरे पत्थरों और कंकरों से गड्ढे को हम भरने लगे। इस काम में हमें घंटा भर लग गया था। इनकी लाशों की तरफ से बेफिक्र होते ही मैं रेशम को मुखातिब हुआ। इनकी दोनों क्लाशिनकोफें किसी ऐसी जगह छुपा दो जहां आसानी से न ढूंढी जा सके, और खबरदार इन्हें घर
घर ले जाने की कोशिश न करना। इन पर नंबर लिखे होते हैं, इंडियन फौजी इन्हें देखते ही फौरन पहचान जाएंगे। उसने मुंह बनाते हुए कहा, इन्हें भी गड़े में दबा देना चाहिए था ना, शायद कभी काम आ जाए। मेरा मतलब है कभी किसी मुजाहिद से सामना हो तो आप ये उनके हवाले कर सकती हैं, आप ही लेते जाए ना। क्या आप मुजाहिद नहीं हैं? नहीं, मैं मुजाहिद नहीं हूँ, बस किसी जाती काम से सरहद अबूर की थी, गलती से उनकी नजर में आ गया और उसके बाद से मुसलसल भागता फिर रहा हूँ। शायद झूठ बोलने का कोई डिप्लोमा ही किया हुआ है आपने, मज़ाहिया अंदाज में कहते हुए वो नीचे पड़ी क्लाशनिकोफ़ें उठाने लगी। और शायद आपको भूल गया है कि थोड़ी देर पहले आप कोई और बड़क मार चुके हैं। ये 2 मैगजीनें भी साथ रख दो। उसके तंज पर तबसरा किए बगैर मैंने फालतू मैगजीनों में से 2 उसकी जानिब बढ़ा दी। को मुझे उसकी जरूरत थी, लेकिन ज्यादा वजन साथ फिराने से एहतजाज बरतते हुए मैंने वो मैगजीनें वहीं छोड़ना मुनासिब समझा था। दोनों क्लाशनिकोफ़ें उठाकर उसने मेरे हाथ से मैगजीनें लीं और एक बड़े चट्टान की तरफ बढ़ गई। चट्टान की जड़ में गन्ने रख कर वो उन्हें पत्थरों से ढांपने लगी। अभी आर्जी तौर पर तू यूं ही रख दो, लेकिन कल कोशिश करना कि उन्हें प्लास्टिक वगैरह में लपेट लेना, इस तरह तो ये जंग पकड़ कर नाकारा हो जाएगी। मशवरा देने का शुक्रिया। गन्ने छुपाकर वो वापस पलट आई। मैं वहां बिखरे हुए खून को छुपाने के लिए कंकर और मिट्टी वगैरह डालने लगा। कोई इतने बड़े इलाके में जमीन पर पड़े चंद धब्बों को ढूंढना नामुमकिन था, लेकिन कोई मकामी आदमी वो धब्बे देखकर किसी को इतला दे सकता था और ऐसी बात फैलते देर नहीं लगती। मुझे बस रेशम की फिक्र थी, वो मासूम लड़की अगर उन बुज़दिलों के हत्थे चढ़ जाती तो यकीनन उसकी बेगुनाही साबित होने तक वो कई जागुसल मराहिल से गुजर जाती। वो नंग इंसानियत चांकिया के चेले कमजोर के लिए कितने खूनख्वार और जालिम है, इसका अंदाजा लगाने के लिए तकसीम हिंद के वाकयात पढ़ना ही काफी है। मैंने घड़ी पर नजर दौड़ाकर कहा, अब आपको वापस लौट जाना चाहिए, चाय बनाने में इतनी देर नहीं लगेगी। अपनी दूध वाली बकरी की तलाश में उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, नहीं तुम्हें देर हो जाएगी। मैंने नफी में सर हिलाया, मगर मेरी बात को दरखोर एतना न जानते हुए वो मतलूबा बकरी की तरफ बढ़ गई। उसे दूध दोहते देखना एक खुशकुन नजारा था, लेकिन मैंने अपना रुख मोड़ लिया था। अब मैं अपने दिल में किसी लड़की को जगह नहीं दे सकता था। उसे मसरूफ छोड़कर मैं लकड़ियां इकट्ठे करने लगा था। खुश्क लकड़ियों की वहां कमी नहीं थी। उसका दूध धोने तक मैं आग भड़का चुका था। कटोरा आग पर रखकर वो पत्ती चीनी शामिल करने लगी। चाय तैयार होते देर नहीं लगी थी। मग भर कर उसने मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैं गरम गरम चाय से लुत्फ अंदोज होने लगा। अगर चाहो तो मैं रात का खाना ला सकती हूँ, उसने झिझकते हुए आफिर की। जरूरत नहीं है। उस पर भरोसा करने के बावजूद मैं यह खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। उसने फीके लहजे में कहा, शायद मुझ पर भरोसा नहीं। जब मालूम है तो मेरे मुंह सुनना जरूरी है क्या? वजह? उसने अजियत भरे लहजे में पूछा। मैं साफ गोई से बोला, किसी भी अनजान पर भरोसा करना नाकाबिले तलाफी नुकसान का बाइस बन सकता है। क्या अब भी मैं अनजान हूँ? उसका लहजा दुखी हो गया था। क्या कहूँ, मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं सूझा था। कहने को बचा ही क्या है। उसने कटोरे ही को मुंह लगाकर चाय पीना शुरू कर दिया। सूरज पहाड़ के पीछे छुप गया था, लेकिन पहाड़ी की चोटियों पर अब तक सुनहरी धूप नजर आ रही थी। हल्की हल्की हवा सर्दी की शिद्दत में इजाफा करने लगी। हम दोनों आग के करीब सिमट आए थे। चाय पीकर उसने मग और कटोरा अपने कपड़े के थैले में डाला और डंडा लेकर अपने रेवड़ को इकट्ठा करने लगी। यूं भी पालतू जानवरों को बस इशारे की जरूरत होती है। भेड़ बकरियां अपने मतलूबा रस्ते पर हो लीं। रेवड़ को अपने रस्ते पर लगाकर वो मेरे करीब आई। खुदा हाफिज। मेरी तरफ गहरी नजरों से देखते हुए वो उदासी भरे लहजे में बोली। मैंने भी होंठों पर रस्मी मुस्कुराहट बखेर कर कहा, फी अमान अल्लाह। एक लम्हा मुझे घूरने के बाद वो मुड़ी और अपनी भेड़ बकरियों के पीछे चल पड़ी। छोटा मेमना उसके साथ साथ था। मैं आग पर लकड़ियां डालने लगा। चंद कदम लेकर वो पीछे मुड़ी। झूठे अजनबी, क्या इस रास्ते से वापस आओगे? मालूम नहीं, मैंने बेरुखी से जवाब दिया। मैं इंतजार करूंगी, हो सके तो मेरे इंतजार का इख्तिताम करते जाना, उसने अजीब से लहजे में कहा। मुझसे कोई जवाब नहीं बन पड़ा था। मैं सर झुकाए आग तापता रहा। अपने चेहरे पर मुझे उसकी निगाहों की तपश महसूस हो रही थी। वो चंद लम्हे मेरे बोलने की मुंतजिर रही और फिर उसके होंठों से रिंधी हुई आवाज बरामद हुई, अपना ख्याल रखना मेरे अजनबी। ये कहकर वो मुड़ गई। मेरे होंठों से बेसाख्ता फिसला, मेरा नाम राजा जीशान हैदर है। शुक्रिया। वो एक दफा फिर मुड़ी। उम्मीद करती हूँ ये सच होगा। ये कहते ही वो झाड़ियों के पीछे रपोश हो गई थी। मेरे दिल के किसी नहा कोने में हल्की सी किसक ने सर उभारा, लेकिन उसके साथ ही मेरे दिमाग में माहीन की याद ताज़ा हुई और मेरे अंदर तलखी फैलती चली गई। मैंने इस्तरारी अंदाज में बची हुई तमाम लकड़ियां आग में डाली और अपनी क्लाशनकोफ उठाने के लिए मचान की तरफ बढ़ गया। अपनी क्लाशनकोफ और थैला उठाकर मैं दोबारा आग के करीब आ बैठा था। मुझे यकीन था कि रेशम के घर पहुंचने तक शाम का अंधेरा छा जाना था। इतनी जल्दी वो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी। यूं भी इंडिया की कोई पोस्ट उसके गांव के इतने ज्यादा करीब नहीं थी जहां जाकर वो मेरे बारे इतला देती और आनंद फानंद वो मेरे खिलाफ कार्रवाई करने पहुंच जाते। सबसे बढ़कर मेरा दिल चाह रहा था कि इस पर एतबार करूं। क्लाशनकोफ गोद में रखकर मैं आग तापता रहा।
मेरा इरादा था कि शाम का अंधेरा गहरा होते ही वहां से निकल पड़ूंगा। आग को बुझते देखकर मैंने थोड़ी सी और लकड़ियां इकट्ठी की और दोबारा आग के पास आन बैठा। रेशम को गए हुए घंटा 1.5 घंटा हो रहा था। सूरज गरूब हो चुका था। हर तरफ मुलगजा अंधेरा फैल गया था। अचानक मुझे लगा कोई इस तरफ आ रहा है। मैंने फौरन कलाशिनकोफ हाथों में थामी और पास पड़े हुए एक बड़े पत्थर के पीछे हो गया था। मेरी नजरें आवाज की तरफ निगरान हो गई। रेशम भी उन्हीं झाड़ियों के अकब में गायब हुई थी और फिर मुलगजे अंधेरे में वहां से रेशम को बरामद होते देखकर मेरा माथा ठिनका। मैं जल्दी में चलती हुई आग का कोई बंदोबस्त नहीं कर सका था। उसका रुख आग ही की जानिब था। फूले हुए सांसों के साथ उसने धीमे लहजे में पुकारा, अजनबी अजनबी। यकीनन वो भागती हुई वहां तक पहुंची थी। मैं खामोश पड़ा रहा। आग के करीब आकर उसने आगे पीछे देखा और फिर मचान की तरफ बढ़ गई। उसने हाथ में कपड़े की पोटली उठाई हुई थी। मचान पर एक सरसरी नजर दौड़ाकर वो दोबारा आग के करीब आकर बैठ गई। मैं जानती हूँ आप कहीं करीब ही हैं। जब यकीन आ जाए कि मैं अकेली हूँ तब सामने आ जाना। मैं बस आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। मैंने इस मर्तबा भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो पुरज़म लहजे में बोली, जब तक आप सामने नहीं आएंगे मैं यहाँ से टलने वाली नहीं। यकीनन बहुत से लोग तुम्हें बता चुके होंगे कि तुम निरा सरदर्द हो। मैं झिलाकर पत्थर के अग से निकल आया। नहीं, आज ही पता चला है। शौक लहजे में कहते हुए वो मेरी जानिब मुड़ी। वैसे मुझे पहले से अंदाजा हो चुका था कि आप इस पत्थर के अग में छुपे होंगे। बस गोली के डर से करीब जाने की हिम्मत न कर सकी। तो ऐसा काम ना किया करो ना जिसमें तुम्हें डरना पड़े। कलाशिनकोफ गोद में रखकर मैं उसके सामने बैठ गया। एक बात पूछूं, अगर मेरे नहीं करने से तुमने नहीं पूछना तो नहीं? वो हंसी। नहीं, इजाजत तो मैंने रस्मन मांगी थी और पूछना यह था कि मैंने आपसे तुम के मुखातब पर तरक्की पाई है या तंजली। मेरी समझ में उसकी बात नहीं आई थी। आप मुझे मुसलसल तुम कहकर मुखातिब कर रहे हैं। तो तुम या तो बहुत करीबी को कहा जाता है या किसी नापसंदीदा अजनबी को। उसकी तवज्जो दिलाने पर मुझे एहसास हुआ कि उसकी दोबारा आमद पर मैं उसे मुसलसल तुम कहकर मुखातिब कर रहा था। माजरत ख्वाह हूँ, ध्यान नहीं रहा था। उसने शोखी भरे लहजे में कहा, इतनी बेध्यानियां अच्छी नहीं होती जनाब। वैसे आपको इस वक्त घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए था। आपका मुझे नापसंदीदा अजनबी समझ कर भी तुम कहकर मुखातिब करना इस हिसाब से कई गुना ज्यादा अजीज है। मैंने कुछ और कहा है। उसकी चाहत जतलाने पर मुझे कोफ्त महसूस हो रही थी। तो मैं अकेली कब हूँ? आप मेरे साथ मौजूद है ना? और आपकी मौजूदगी में मुझे कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा। अच्छा, ऐसा है कि अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है और फिलहाल मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर ही पहले मैंने लीटर भर चाय अपने मैदे में अंडेली है। इसलिए तुम अपना खाना वापस ले जा सकती हो। वाह, बहुत खूब। मैं अपनी प्यारी बकरियों को अकेला छोड़कर यहाँ से भागते हुए घर पहुंची और वहां से वापस भी इसी हालत में आई, सिर्फ आपके खाने के लिए। और आप फरमा रहे हैं कि आपको भूख नहीं है, इसलिए मैं अपना खाना वापस ले जाऊं। क्या मैंने खाने का कोई मुआवजा मांगा है? क्या आपको ऐसा कहने की जरूरत पड़ गई? ऐसा मैंने कब कहा? मैंने फौरन पटड़ी तब्दील की कि मैं वाकई बहुत गलत बात कह चुका था। मेरे कहने का मतलब था कि तुम घर जा सकती हो, मैं ये खाना बाद में खा लूंगा। पता है, इस कपड़े पर मैंने अपने हाथों से बेल बूटे गाड़े हैं, अपना नाम भी लिखा है। खाना खाकर इसे फेंक न देना, शायद इसे देख कर ही कभी मेरी याद आ जाया करे। उसने खाने की पोटली मेरी जानिब बढ़ाते हुए बज़ाहिर मज़ाहिया अंदाज में कहा था। यकीनन इससे पहले मिलने वाले मुजाहिदों को खाना देते हुए भी आपने कुछ ऐसा ही कहा होगा। मेरा लहजा इतना तंजिया नहीं था जितने अल्फाज जहरीले थे। अपनी बात का असर देखने के लिए मैं उसके चेहरे को देख रहा था। आग की लपेटें उसके चेहरे को मजीद दिलकश बना रही थीं। वो जैसे गहरी सोच में डूब गई। हाँ, मैंने उन दोनों के लिए भी घर से खाना लाया था, क्योंकि उन्होंने खुद मुझसे खाना मांगा था। वो आपकी तरह शक्की मजाज नहीं थे। और फिर रुखसत होते वक्त एक ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा था, बेटी अल्लाह पाक तुम्हें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। और दूसरे को मैंने कहा था, भाई तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे लिए दुआ गो रहेगी। उसने मेरी तरफ रुख मोड़ा। आप अजनबी थे और अजनबी ही रहेंगे। ये कहते ही उठकर थके थके अंदाज में चल पड़ी। चंद कदम लेने के बाद वो रुकी और पीछे मुड़े बगैर बोली, अंधेरा फैल रहा है, ये आग दूर से नजर आ सकती है और कोई भी इस तरफ मुतवज्जा हो गया तो आपने मेरी जात को शक की निगाह से देखना है। शायद मैं आपकी नफरत बर्दाश्त न कर पाऊं। खुदारा आग को बुझा दो और याद रखना मेरा नाम रुमाना है। आखिरी अल्फाज कहते हुए मुझे उसकी सिसकी सुनाई दी थी और वो एकदम भाग पड़ी थी। आग के बारे में उसने सही कहा था। मैं देर किए बगैर दाएं बाएं बड़े पत्थर आग पर फेंकने लगा। पता नहीं पहले उसने अपना नाम बताते हुए गलत बयानी क्यों की। अचानक मुझे याद आ गया कि रेशन नाम तो उसने प्रदीप सिंह वगैरह को बताया था और मैं भी उसे उसी नाम से पुकारने लगा था। बहरहाल वो रुमाना थी या रेहाना, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं था और ना मुझे उसका नाम याद रखने की जरूरत थी। अब किसी लड़की का मेरी जिंदगी में आना मुश्किल था। मेरे लतीफ जज्बात मर चुके थे। मेरा दिल मुर्दा हो गया था। किसी औरत का मोहब्बत और खुलूस भरा परताव मुझे हजम होने वाला नहीं था। रुमाना की सारी बातों का मुझ पर जर्रा भर भी असर नहीं हुआ था। यूं भी मैंने किसी खास मकसद के लिए सरहद अबूर की थी जिसमें रुमाना जैसी लड़की से ताल्लुक की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी।
बकौल शायर किसी ने धूल क्या आंखों में झोंकी, मैं अब पहले से बेहतर देखता हूँ। आग बुझाकर मैंने अपना सामान संभाला और वहां से रवाना हो गया। मैंने वही रास्ता इस्तेमाल किया था जिस पर रुमाना या रेशम चल कर गई थी। 10-15 मिनट में मैं नीचे पहुंच गया था। पहाड़ की ढलान खत्म होने के बाद निस्बतन हमवार जगह थी। पहाड़ की जड़ से फरलांग भर दूर आबादी शुरू हो रही थी। मैंने आबादी से दूर दूर ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। किसी किसी घर से रोशनी की हल्की हल्की झलक नजर आ रही थी। अंधेरा छा गया था, वरना यकीनन घरों की चिमनियों से उठता धुआं जरूर नजर आता। चांद निकलने में अभी तक काफी वक्त पड़ा था। इस इलाके में यूं भी पहाड़ों की वजह से चांद तुलू होने के काफी देर बाद नजर आता है। गो कच्ची सड़क पर सफर करना मुझे काफी मसाइल से बचा सकता था, लेकिन इसमें बड़ी कबाहत ये थी कि कच्ची सड़क ने पोस्टों के करीब से होकर गुजरना था और मैं किसी की नजर में आने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। इंडियन फौजी मुझे पिछले इलाके में ढूंढते फिर रहे थे और मैं चाहता था कि वो वहीं मशगूल रहें। गुज़िश्ता रात के हंगामों की वजह से मैं रास्ते से हट गया था और अब मेरे पास कोई ऐसा जरिया मौजूद नहीं था जिसे बरोकार लाकर मैं मुतय्यन समत सफ़र कर सकता। अपने साथ नक्शा और कंपास वगैरह मैंने नहीं लाया था, क्योंकि मेरी मंजिल अम्बाला शहर था और वो किसी ऐसी जगह पर मौजूद नहीं था कि मुझे नक्शे की ज़रूरत पड़ती। पहाड़ी इलाके से निकलने के बाद अम्बाला तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मुझे चलते हुए 2 घंटे हो रहे थे। मैं आबादी से काफ़ी आगे निकल आया था। वो वसी नाला आहिस्ता आहिस्ता तंग होना शुरू हो गया था। बाएं तरफ बुलंदी पर मुझे दूर हल्की सी रोशनी चमकती नजर आई। वो कोई पोस्ट भी हो सकती थी और किसी का घर भी, क्योंकि अगले दिफाई मोर्चों को मैं काफ़ी पीछे छोड़ आया था। इसलिए मुश्किल था कि यहाँ उन्हें किसी पोस्ट बनाने की जरूरत पड़ती। बहरहाल ये मेरा अंदाज़ा था। बाज़ुकात आर्मी अपनी अकबी रहाइश और अगले मोर्चों के माबैन ज़्यादा फासले की वजह से दरमियान में ट्रांजिट कैंप वगैरह बना देती है, ताकि आगे या पीछे जाने वाले दस्ते चंद घंटे या 1-2 दिन वहां आराम कर सकें। बाज़ुकात तो दरमियान में 2-3 ट्रांजिट कैंप भी बना दिए जाते हैं और ऐसा उस वक्त होता है जब सिपाह को पैदल सफ़र करना पड़े। मैं नाले की दाईं तरफ छोड़कर बाईं जानब हो गया था। उसके लिए मुझे पानी से गुजरना पड़ा था, मगर पानी बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा बह रहा था, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं हुआ था। बाईं तरफ अभी तक कच्चा रास्ता मौजूद था। थोड़ा सा आगे जाते ही वो कच्चा रास्ता बुलंद होने लगा और मुझे वो रास्ता छोड़ना पड़ा, क्योंकि अब उस रास्ते का रुख उसी रोशनी की तरफ हो गया था। गोया वो रोशनी किसी दरमियानी कैंप ही की थी। ऐसे कैंपों में अमूमन संतरी वगैरह इतने चौकन्ना नहीं होते। मैं नीचे से होकर वहां से गुजर गया। उसी कैंप से 500-600 गज आगे आने के बाद एक बार फिर मुझे कच्ची सड़क मिल गई थी। मैं उसी पर चलने लगा। चांद निकल आया था। उस नाले में दाएं बाएं से और छोटे छोटे नालों का पानी भी शामिल हो रहा था। अब पानी के शोर को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि नाले की तह में अच्छा खासा पानी बह रहा है। आगे जाकर वो नाला 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। मुझे मजबूरन सीधी समत में ही सफर जारी रखना पड़ा, क्योंकि वहां पानी 2 हिस्सों में तकसीम होने के बावजूद इतना ज्यादा था कि गीले हुए बगैर नाला अबूर करना मुमकिन नहीं था। जाने कितने नालों का पानी उसमें शामिल हो चुका था। उसके साथ कच्ची सड़क से भी यह अंदाजा हो रहा था कि सड़क आगे जाकर किसी न किसी आबादी में जा निकलेगी। रात के 2:30 बज रहे थे जब मैंने सस्ताने के लिए मुनासिब जगह भी तलाश में दाएं बाएं नजरें घुमानी शुरू कर दी। अच्छी खासी भूख भी महसूस हो रही थी। जल्दी ही ऐसी जगह मिल गई जहां मैं आग जला सकता था। एक नाले की वजह से सड़क पहाड़ी के अंदर की जानिब मुड़ी थी और फिर नस्फ दायरा बनाकर दोबारा सीधी हो गई थी। वो निस्फ दायरे की जगह ऐसी थी जहां आग जलाने की सूरत में आग दूर से नजर नहीं आ सकती थी। टार्च के शीशे पर हल्का कपड़ा लपेटकर मैंने रोशनी को धीमा किया और दाएं बाएं से खुश्क झाड़ियां ढूंढने लगा। आग मैंने रास्ते से थोड़ा हटकर जलाई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि दिन के वक्त वहां से गुजरने वाले किसी फौजी को बची हुई राख देखकर जरा सा भी शक गुजरे। वहां से बहने वाला पानी किसी चश्मे का था, क्योंकि पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं था। खूब सैर होकर पानी पीकर मैंने रुमाना का दिया हुआ खाना निकाला। कपड़ा खोलते ही देसी घी की खुशबू मेरे नथनों से टकराने लगी। 3 रोटियां थीं और तीनों पर देसी घी अच्छी तरह चपेड़ा गया था। सालन आलू गोश्त का था, लेकिन यकीनन मेरे लिए वो बस रोटियों पर घी चपेड़ने का एहतमाम ही कर सकी थी। आलू गोश्त उनके रोजमर्रा के मुताबिक बना हुआ था। रोटियों को आग पर सेंक कर मैं खाने को जुड़ गया। अगर वो लजीज नहीं भी थी तब भी इस वक्त मुझे इतना लुत्फ दे रही थी का बयान से बाहिर है। मैं तीनों रोटियां चट कर गया था। खाने के बाद मुझे दिन को पी हुई चाय की बहुत याद आई। इतनी अच्छी चाय पीने का इत्तेफाक खाल ही होता है। चश्मे के पानी से हाथ धोकर मैंने वहीं रोटियों वाला कपड़ा उठाकर हाथ खुश करने ही लगा था कि कुछ सोचकर मैंने वो कपड़ा वापस रख लिया और अपने हाथ आग पर कर लिए। शायद खाना बांधने के एहतराम की वजह से मैं वो कपड़ा इस्तेमाल नहीं कर सका था। हाथ आग पर सिकाकर मैं बेख्याली में उस कपड़े पर कशीदा किए बेल बूटों को घूरने लगा। बहुत ही नफासत से कशीदाकारी की गई थी।
ज्यादातर सुर्ख गुलाबी और गहरे सब्ज रंग का इस्तेमाल किया गया था और फिर मेरी नजरें सुर्ख फूलों और सब्ज रंग की बेल से फिसलती हुई उस कोने में जा रुकी जहां बहुत खूबसूरत लिखाई में रुमाना लिखा हुआ नजर आ रहा था। याद रखना, मेरा नाम रुमाना है। मेरे कानों में उसकी गुलगेर आवाज गूंजी और मैंने जल्दी से वो कपड़ा लपेट कर झाड़ी की तरफ उछाल दिया। मेरी बला से सर झटक कर मैं आग की तरफ मुतवज्जा हो गया जिसके शोले मध्यम पड़ते जा रहे थे। पास पड़ी खुश्क लकड़ियां इस पर डालकर मैंने आग को ताज़ा किया। खाना खाने के बाद सर्दी कुछ ज्यादा ही महसूस होने लगी थी। यूं भी वहां अच्छी खासी सर्दी थी, चलते हुए अलबत्ता इतनी सर्दी महसूस नहीं होती। मैं अपनी जमा की हुई लकड़ियों के जलने तक वहीं बैठा रहा। जूं ही लकड़ियां खत्म हुई, अपना थैला पीठ पर लटका कर मैं चल पड़ा। 4-5 कदम लेने के बाद अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर किसी को खाने वाला वो कपड़ा वहां पड़ा हुआ मिल गया तो क्या रुमाना के नाम से वो इस तक पहुंच तो नहीं जाएगा। गो यह बात इम्कान से काफी बाइद थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने पीछे जाकर वो कपड़ा उठा लिया कि उसे दहकते हुए अंगारे में डालकर खाक सर कर दूं। लेकिन फिर मैं वो कपड़ा अंगारों पर न फेंक सका। पता है, इस कपड़े पर मैंने अपने हाथों से बेल बूटे गाड़े हैं, अपना नाम भी लिखा है। खाना खाकर इसे फेंक न देना, शायद इसे देखकर ही कभी मेरी याद आ जाया करे। मेरे दिमाग में जैसे किसी ने सरगोशी की और मैंने वो कपड़ा थैले में डाल लिया। शायद मैं वो कपड़ा वहां फेंकना ही नहीं चाहता था। नीचे उतरकर मैं दोबारा सड़क नापने लगा। आगे जाकर वो सड़क दाएं तरफ मुड़ गई। नाला अबूर करने के लिए लोहे का मजबूत पुल बना हुआ था। नाले में पानी की मिकदार इतनी हो गई थी कि अब उसे पुल के बगैर अबूर करना अगर नामुमकिन नहीं था तो मुश्किल तरीन जरूर था। यूं भी मुसलसल उतराई की वजह से पानी की रफ्तार बहुत तेज थी। पुल अबूर करने के बाद सड़क पुख्ता हो गई थी। मैं सुबह की रोशनी जाहिर होने तक यूं ही बेफिक्र चलता रहा। मुल्कजा अंधेरा होते ही मेरी नजरें किसी पनाहगाह की तलाश में सरगर्दा हो गई थी। सामने नजर दुड़ाने पर मुझे सड़क दाएं तरफ मुड़ती दिखाई दे रही थी और इसी जगह दाएं तरफ से एक बहुत बड़ा नाला इस नाले में आकर मिल रहा था। यूं ही मैं मोड़ मुड़ा, मुझे सामने एक काफी खुली वादी दिखाई दी। पुरशोर नाला जो अच्छी खासी नहर की शक्ल इख्तियार कर गया था, बाएं तरफ पहाड़ी की जड़ में बह रहा था, जबकि दाएं तरफ बहुत बड़ी आबादी नजर आ रही थी। कुछ घर नाले के पार बाएं तरफ की पहाड़ी पर भी मौजूद थे और उनके शहर में दाखिल होने के लिए नाले के ऊपर लकड़ी का एक झूलता हुआ पुल मौजूद था। पहाड़ी इलाके में इतनी बड़ी आबादी का इलाका शहर ही कहलाता है। कुछ घरों की खिड़कियों से झांकती रोशनी इस बात का मजहर थी कि वहां बिजली मौजूद थी। यकीनन इस नाले के पानी को बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। पहाड़ी इलाकों में बिजली बनाने का ये सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है। इस पहाड़ी को देखकर मैंने कलाशनिकोव से जान छुड़ाने के बारे में सोचा, लेकिन वहां कोई ऐसी जगह मुझे नजर नहीं आ रही थी जहां इसे महफूज तरीके से छुपाया जा सकता। यहाँ तक कि आबादी करीब आ गई थी। मैंने सर खपाना मुनासिब न समझा और कलाशनिकोव माँ फालतू मैगजीनों को नाले में उछाल दिया। मेरी वापसी जाने कब और किस रास्ते से होना थी और इसको छुपाने के लिए नाले के तेज रफ्तार पानी से और कोई जगह बेहतर नहीं थी। अब मेरे पास सिर्फ गलाक पिस्टल ही रह गया था। पिस्टल को मैंने साइलेंसर के साथ पीठ की तरफ से शलवार में अड़स लिया था। तेज दहार खंजर भी चमड़े के केस में बंद करके मैंने जराबों में अड़स लिया। मजबूत प्लास्टिक के बूट कुछ अजीब से लग रहे थे क्योंकि वहां बर्फ मौजूद नहीं थी। इसका बंदोबस्त मैंने पहले से सोचा हुआ था। मेरी पीठ पर बंधे थैले में स्पोर्ट शूज मौजूद थे। थैले से सफेद रंग के स्पोर्ट शूज निकाल कर मैंने पाँव में डाले और दूसरे बूट हाथ में लटका लिए। आबादी में दाखिल होते ही निस्बतन एक गरीब घर देखकर मैंने वो बूट उसके दरवाजे पर फेंक दिए कि चलो किसी गरीब के काम ही आ जाएंगे। जिंदगी बेदार हो गई थी। छोटे से बाजार में 2-3 होटलों पर मुझे पराठे बनते नजर आए। मुझे खाने की कोई खास हाजत तो महसूस नहीं हो रही थी, अलबत्ता चाय की तलब हो रही थी। एक मुनासिब होटल देखकर मैं उसमें घुस गया। चाय के साथ अंडा फ्राई और पराठे का कहकर मैं लकड़ी के बेंच पर टिक गया। वहां 3-4 बंदे पहले से बैठे नाश्ता कर रहे थे। किसी ने भी मुझ में खास तवज्जो नहीं दी थी। मैं जरा मुतमईन हो गया था। होटल में एक ही आदमी काम करता नजर आ रहा था। वही उसका मालिक, वही बुअर्ची और वही बहरा था। उसने मेरे सामने नाश्ता रखा। चाय का पहला घूंट लेते ही मुझे रुमाना की बनाई हुई चाय याद आ गई। मैंने बेजारी से सर झटका और अंडे पराठे के साथ इंसाफ करने लगा। नाश्ता करके मैं बिल की अदायगी करता हुआ होटल से बाहर आ गया। सूरज मशरक से सर उभार रहा था। एक दुकान के सामने अंग्रेजी में लिखा हुआ मेन बाजार ओड़ी पढ़कर मुझे शहर का नाम मालूम हुआ। मैं अंदाजे ही से दुरुस्त जगह पहुंच गया था। ओड़ी के बाद करीब तरीन शहर गालबन दम्बा था। मेरा इरादा ओड़ी शहर की मुजाफात में किसी का जबरदस्ती मेहमान बनने का था। रात भर के मुसलसल सफर के बाद मेरे बदन को आराम की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। शायद शब बसरी के लिए भी वहां कोई होटल वगैरह मौजूद होता, लेकिन होटल में कमरा लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था क्योंकि जिस जगह वो शहर मौजूद था वहां लाजमन इंडियन एजेंसियों के 1-2 बंदों ने जरूर मौजूद होना था और उनकी तफ्तीश का सामना करने से अच्छा था कि मैं किसी वीराने में दिन गुजार लेता। लेकिन कुछ आगे जाते ही एक स्टार्ट वैगन को
देखकर मैंने अपना इरादा तब्दील करने में एक लम्हा भी नहीं लगाया था। वैगन आधी से ज्यादा सवारियों से भरी हुई थी। मैं अभी अंदर घुसकर एक खाली सीट पर बैठ गया। 10-15 मिनट के इंतजार के बाद वैगन चल पड़ी थी। मुझे मालूम नहीं था कि इसकी अगली मंजिल क्या होनी है। ओड़ी से निकलते ही कंडक्टर किराया वसूल करने के लिए सवारियों की तरफ मुतवज्जा हो गया। एक सवारी के मुंह से दम्बा का नाम सुनकर मैंने सुकून भरा सांस लिया था। उसने कंडक्टर की तरफ 100 रुपए का नोट बढ़ाया था। कंडक्टर ने 90 रुपए काट कर 10 रुपए उसकी जानिब बढ़ा दिए। जब कंडक्टर ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो मैंने पहले से गिने हुए 90 रुपए उसकी जानिब बढ़ा दिए। सड़क पुख्ता थी लेकिन कई जगहों पर मुरम्मत होने वाली थी। नालों वगैरह में तो सड़क करीबन खत्म हो चुकी थी। मैं ज्यादा देर बाहर के नज़ारे न कर सका और सामने वाली सीट पर सर टेक कर ख्वाब के सफर पर रवाना हो गया। न जाने कैसे सपने में मुझे रुमाना दिखाई देने लगी। मैं जाग रही हूँ ना, आप सोच आए। मेरा सर अपने जानों पर रख के उसने शीरी लहजे में पुकारा। हम इसी जगह मौजूद थे जहाँ हमने कल का पूरा दिन गुजारा था। मैंने फिक्रमंदी से कहा, कोई आ न जाए तो मैं फौरन आपको जगा दूंगी। मेरे बालों में उसने उंगलियां फेरते हुए सुर बखेरे। मेरा दिल चाय पीने को कर रहा है। मैंने लाड भरे अंदाज में कहा, अच्छा मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। उसने मेरा सर जानों से उठाकर नीचे थैले पर रखना चाहा और अचानक उसके हाथ से मेरा सर छूट गया। एक झटके के साथ मेरा सर थैले पर लगा और मेरी आंख खुल गई। किसी गड्ढे को अबूर करते हुए वैगन को सख्त झटका लगा था। दाएं बाएं नजरें दौड़ाने पर मुझे ज्यादातर सवारियां ऊँघती हुई नजर आईं। टेप रिकॉर्डर वगैरह की सहूलत शायद ड्राइवर के पास मौजूद नहीं थी। तभी गाने बजाने के बेहंगम शोर के बजाय वैगन में खामोशी छाई हुई थी। दोबारा आंख बंद करते हुए मैं ख्वाब के दिलकश मनाजिर को तस्वुर में लाने लगा, मगर कहाँ बेढंगी और सख्त सीट का नापसंदीदा लम्स और कहाँ रुमाना के रेशमी और मुलायम जानों का ताजगी भरा एहसास। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? अचानक मैंने खुद को कोसा। कल से मेरी सोचें बेख्तियार होकर रुमाना को याद करने लगी थी, यहाँ तक कि थोड़ी सी आंख लगते ही वो मेरे ख्यालों में दर आती। माहीन का दिया हुआ घाव अभी तक भरा नहीं था और दिल कम वक्त किसी और खुश जमाल के हाथों बर्बाद होने पर कमर बस्ता हो गया था। मैं दिल ही दिल में खुद को समझाने लगा और आज़ाद की हकीकत जब मुझ पर खुल गई थी, फिर जानबूझकर नई चोट खाना कहाँ की अक्लमंदी थी। काफ़ी देर दिल नदा को नसीहतों का प्रचार करने के बाद मेरी आंख लगी और रुमाना कूद कर मेरी नज़रों के सामने आ थमकी। सारी नसीहतें और सारे खैरख्वाही के मशवरे दिल ने बगैर किसी दलील के रद्द कर दिए थे। वो खूबसूरत लिबास पहने, सर पर ताज सजाए हुए, एक बड़े पत्थर से टेक लगाए बकरी के मेमने से अटकीलियां कर रही थी। कभी कभी वो तिरछी निगाह मुझ पर भी डाल लेती और ऐसा करते ही उसके होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट नमूदार हो जाती। अब उस मेमने की जान छोड़ो और मेरे करीब आओ। मैंने उसे अपने पास बुलाया। मैं इस वक्त अपनी मचान ही में लेटा था। ना जी ना, उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए अपने खूबसूरत दांतों की नुमाइश की। मुझे झूठे अजनबी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना। ये बात है, मैंने बज़ाहिर खफगी की थी। अरे मजाक कर रही थी, आप तो खफा हो गए। अपने प्यारे अजनबी को भला मैं खफा कर सकती हूँ? मेमने को गोद से उतार कर वो सुबह कदमों से मेरी मचान की तरफ आने लगी। इसी वक्त झाड़ियों की ओर से माहीन निकली। उसने हाथ में बहुत बड़ा छुरा पकड़ा हुआ था। खबरदार अगर मेरी शानी के करीब गई। उसने दूर ही से रुमाना को ललकारा। ये मेरा अजनबी है। रुमाना उसके सामने डट कर खड़ी हो गई। माहीन के हाथ में पकड़े हुए छुरे की परवाह उसने बिल्कुल भी नहीं की थी। मेरा ख्याल है तुम्हारी समझ में ऐसे नहीं आएगा। माहीन ने बिला खौफ व खतर रुमाना के पेट में छुरा घोंप दिया था। नहीं, उसे रोकने के लिए मैंने मचान से नीचे छलांग लगाई और उसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। उसके बाद दुम्बा तक मेरी आंख नहीं लगी थी। मैं बिला इरादा उसी ऊट पटांग ख्वाब को सोचता रहा। रुमाना को यूं बार बार अपने ख्वाब में आना मुझे जो बावर करवा रहा था, मेरा दिमाग वो मानने को तैयार नहीं था। चंद घंटे एक अनजान लड़की के साथ गुजार कर बेवकूफ़ दिल जाने क्या उम्मीदें बांध बैठा था। जब रुमाना की यादों ने कुछ ज्यादा ही परपुरजे निकालने शुरू कर दिए तो तंग आकर मैंने अपनी सोचों का धारा मौजूदा मिशन की तरफ मोड़ दिया। अंबाला जाकर मुझे पाकिस्तानी जासूस आदित्य वर्मा से हदफ के बारे मुकम्मल तफसीलात पता चलना थी और उसके साथ उसने टेक्नोव राइफल भी मेरे हवाले करना थी। रकम और ज़रूरत की किसी और चीज़ का बंदोबस्त भी आदित्य वर्मा ही के जिम्मा था। उसका इस्लामी नाम मुझे नहीं बताया गया था। अलबत्ता आदित्य वर्मा से ना मिलने की सूरत में मुझे 2 और नाम भी बताए गए थे, लेकिन इनसे अशद ज़रूरत के अलावा राब्ते की वमानत थी। यूं भी उनमें से एक दिल्ली और दूसरा आगरे में था। उसके बाद दम्बा आने तक मैं अपने हदफ को ठिकाने लगाने के मंसूबे सोचता रहा। स्नाइपर्स को शुरू में सिर्फ मैदान जंग और सरहदों ही पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब तो स्नाइपर्स हर किस्म के रवायती और गैर रवायती जंग में इस्तेमाल हो रहे थे। बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक में तो कई किस्म के उजरती कातल स्नाइपिंग करके ही मतलूबा अफराद को ठिकाने लगा रहे हैं। खुद मैं भी अमेरिका में जाकर एक ऐसी ही कार्रवाई का हिस्सा बन चुका था। दम्बा का महल वकू भी ओडी शहर से मुख्तलिफ नहीं था। वहाँ पहाड़, वही पुरशोर नाला जिसमें पानी की मिकदार पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई थी
और वैसे ही घर जो पहाड़ी इलाके का खासा है। हम दोपहर ढले ही वहां पहुंच पाए थे। पूरी रात के पैदल और फिर वैगन का गैर इरादा सफर ने मुझे अच्छा खासा थका दिया था। गो एक स्नाइपर के लिए थकन, बेआरामी, मुसलसल जागना और भूखा प्यासा रहना कोई खास अहमियत नहीं रखते कि स्नाइपर में आम आदमी के बरक्स बर्दाश्त का मादा ज्यादा होता है। यह बर्दाश्त कुछ तो कुदरती तौर पर इंसान में मौजूद होती है और कुछ उसे तरबियत जला बख्शती है। लेकिन इसके बावजूद मैं चाहता था कि कुछ देर आराम कर लूँ। वैगन से उतरकर मैं समत का तयन किए बगैर चल पड़ा। सुबह नाश्ता करने की वजह से मुझे कोई खास भूख महसूस नहीं हो रही थी। दंबा का बाजार ओडी शहर से कुछ बड़ा था, लेकिन वहाँ होटल्स में मुझे रहाइश वगैरह का इंतजाम नजर न आया। मजबूरन मुझे खोखे वाले से मालूमात लेना पड़ी। उसके जवाब का लबब यही था कि वहाँ ऐसे कई गेस्ट हाउस मौजूद थे जहाँ किराए पर कमरे भी दस्तयाब थे और बिस्तरे भी। बिस्तरों की बाबत पूछने पर मालूम हुआ कि एक बड़े कमरे में कई बिस्तर लगे होते थे। गेस्ट हाउस का मालिक 24 घंटों के लिए एक बिस्तर के 40 रुपए वसूल करता था। गर्मियों में वहाँ स्याहों का काफ़ी रश रहता था। अभी सर्दियों की वजह से कोई स्याह दिखाई नहीं दे रहा था। ये मुफीद मालूमात लेकर मैं उसी खोखे वाले से एक गेस्ट रूम का पूछकर उस जानिब रवाना हो गया। वो आबादी करीबन मुसलमानों ही की थी, लेकिन इसके साथ हिंदू, सिख और दूसरे मज़ाहिब के अफराद भी खाल खाल मौजूद थे। इसका अंदाज़ा मुझे दुकानों के नाम पढ़कर हो गया था। न चाहते हुए भी मैंने एक हिंदू के मुसाफिर खाने में कमरा लिया, क्योंकि एजेंसियों के बंदों की नज़रें ज़्यादातर मुसलमानों के होटल्स और मुसाफिर खानों पर गड़ी रहती हैं। और फिर मैं एक हिंदू की शिनाख्त से ही सफ़र कर रहा था। अलबत्ता कमरा लेने से पहले मैंने एक छोटे से होटल में खाना खा लिया था जो कि किसी मुसलमान की मलकियत था, क्योंकि हिंदू के हाथ के पके हुए पर मुझे यकीन नहीं था। जिस मजहब में गाय का पेशाब पीना इबादत समझी जाए, जो अपने तई हर पलीत चीज़ को गौ माता के पेशाब की छींटों से पवित्र कर दें, ऐसे लोगों का पका हुआ खाना निरी बेवकूफ़ी ही तो थी। छोटे से कमरे में एक चारपाई पड़ी थी, इस पर बिस्तर भी लगा हुआ था। बिस्तर इस काबिल जरूर था कि उसमें लेटकर चंद घंटे आराम कर लिया जाए। कमरे से मुल्हिक छोटे से गुसलखाने और बैतुल खला की सहूलत भी मौजूद थी। दरवाज़ा अंदर से कुंडी करके मैं लंबी तान कर सो गया। मेरी आंख शाम को खुली थी। गुसल की हाजत महसूस हो रही थी और गर्म पानी भी वहाँ मौजूद था। गुसल करके मैंने बाहर जाकर पेट पूजा की और वापस आकर फिर सो गया। अगली सुबह मैं बस में बैठा जलंधर की तरफ रवाना था। जलंधर में मैंने बस अड्डे पर ही खाना खाया और थोड़ी देर वहीं बस अड्डे पर घूमता रहा। जरूरत की एक दो छोटी मोटी चीज़ें भी मैंने खरीद ली थी। उसके बाद मैं अम्बाला जाने वाली बस में बैठ गया। अम्बाला जाते हुए रास्ते कोई खास वाक़या पेश नहीं आया था। मैं अपनी सीट पर बैठा ऊँगता रहा या आगे वाली सीट पर सर टिकाकर सो गया। इस सोने जागने की कैफियत में मेरी सोचों का मरकज न चाहते हुए भी रुमाना ही बनी रही। अलबत्ता जागते हुए मैं उसकी सोचों को दिमाग से झटक कर मिशन के मुतल्लिक सोचने लगता। अम्बाला पहुंचकर मैंने एक दरमियाने दर्जे के होटल में कमरा लेकर सो गया। दोपहर 1 बजे के करीब उठकर मैं ताज़ा दम होकर कमरे से निकल आया। अपना पिस्तौल मैंने वहीं कमरे में ही छुपा दिया था। शहर में पिस्तौल अपने साथ फिराना मुनासिब नहीं था। आदित्य वर्मा का पता मेरी याददाश्त में महफूज था। वो कपड़े के कारोबार से मुंसलिक था। मेन बाजार में उसकी कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी, जहां सुबह 8 बजे से लेकर शाम की अजान तक वो बैठा रहता। उस दुकान के हक में उसने कपड़े के बड़े बड़े गोदाम भी बनाए हुए थे। अम्बाला, जलंधर और इन शहरों के मसाफाती कस्बों देहातों के ज्यादातर कपड़े के ताजर उसी से कपड़ा खरीदते थे। उसकी दुकान ढूंढते हुए मुझे जरा भी मुश्किल पेश नहीं आई थी। दुकान पर काफी रश था। 3-4 लड़के मुसलसल ग्राहकों को निपटा रहे थे। मैंने आदित्य वर्मा की तलाश में नजरें दौड़ाई। उसका हुलिया मुझे बड़ी तफसील से बता दिया गया था, लेकिन वहां मुझे अपने मतलूबा हुलिये का कोई आदमी नजर न आया। इस वसी दुकान के कोने में शीशे का छोटा सा एक केबिन बना हुआ था, जिसके शीशों से बाहर से अंदर का मंजर नहीं देखा जा सकता था। मुझे उम्मीद थी कि उसके अंदर बैठने वाली शख्सियत आदित्य वर्मा ही की थी, और फिर दुकान के एक मुलाजिम से इस बात की तस्दीक करते ही मैं शीशे के उस केबिन की तरफ बढ़ गया। शीशे के उस छोटे से केबिन में वो एक खूबसूरत सी मेज के अकम में घूमने वाली आरामदेह कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी उम्र मुझे 50 साल के करीब बताई गई थी, लेकिन देखने में वो 40 से ज्यादा का नहीं लग रहा था। वो क्लीन शेव था। उसके सामने धरी मेज पर मुख्तलिफ फाइलों के साथ लैपटॉप भी नजर आ रहा था। मेज के सामने 3 सीटर सोफा रखा हुआ था, जिस पर 2 अच्छे तनोतोश के हजरात विराजमान थे कि उनकी मौजूदगी में तीसरे आदमी के बैठने की गुंजाइश नहीं निकल सकती थी। दाएं तरफ 2 फोम की कुर्सियां भी रखी हुई नजर आ रही थी। मेरे अंदर दाखिल होते ही आदित्य वर्मा ने फोम की कुर्सियों की तरफ इशारा करके मुझे बैठने का इशारा किया। यकीनन अजनबी अफराद की आमद उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। रोजाना कपड़े के दर्जनों व्यापारियों की आमदोरफ्त वहां होती थी। लाला जी 2 महीने तो आपको बढ़ाना होंगे। मेरी नशिस्त संभालते ही सोफे में धंसे हुए एक फर्द ने सिलसिला कलाम जोड़ा। मुकर्रम भाई, 6 माह कम तो नहीं होते। आदित्य वर्मा ने कारोबारी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली थी। उसके लहजे से हवीदा मतानत उसके अच्छे कारोबारी होने की दलील थी। अच्छा ना आपका ना हमारा,
7 माह के अंदर हम मुकम्मल अदायगी के जिम्मेदार होंगे। इस मर्तबा मुकर्रम के साथ बैठे हुए दूसरे आदमी ने जुबान खोली। गहरा सांस लेते हुए आदित्य वर्मा ने कहा, चलो जैसे आपकी इच्छा। उन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। मुकर्रम ने कहा, तो फिर लड़कों को लोडिंग का बता दें। आदित्य वर्मा ने इस बात में सर हिलाते हुए अपने सामने टेबल पर पड़ी घंटी का बटन दबा दिया। चंद सेकंड के अंदर एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। महीत, मुकर्रम साहब का ये कपड़ा लोड करवा दो। आदित्य वर्मा ने मेज पर पड़ी एक फरिश्त उठाकर महीत नामी नौजवान की तरफ बढ़ा दी। महीत ने जी लाला जी कहकर उसके हाथ से कागज ले लिया और दफ्तर से बाहर निकल गया। जी भाई। महीत के बाहर निकलते ही आदित्य वर्मा मेरी जानिब मुतवज्जा हुआ। लाला जी, सुना है लट्ठे का भाव काफी नीचे आ गया है, क्या ये सच है? मैंने बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए मखसूस कोड वर्ड दोहरा दिया। ये अल्फाज सुनते ही मुझे उसकी आंखों में बेचैनी की लहर उठती नजर आई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई ऐसा तासर जाहिर नहीं होने दिया था। मैं दिल ही दिल में उसके मजबूत असाब का कायल हो चुका था। ऐसी अफवाहें अमूमन सुनने में आती रहती हैं। उसने मुतबस्सम होकर नर्म लहजे में जवाबी कोड दोहराया। मुकर्रम और उसका साथी भी आदित्य वर्मा की बात पर मुस्कुरा पड़े थे। मैं बस तस्दीक करने ही आया था। मैंने नादम अंदाज में अगला कोड भी दोहरा दिया था ताकि शक की गुंजाइश भी खत्म हो जाए। हाँ, हम भी लोगों की गलतफहमियां दूर करने को तो बैठे हैं। आदित्य वर्मा ने कहका लगाकर कोड का आखिरी हिस्सा दोहरा दिया। शुक्रिया लाला जी, मैंने इंसाराना लहजे में जवाब दिया। मैंने अपनी पहचान करवा दी थी। इसके बाद आदित्य वर्मा के स्वाबदीद पर था कि किस तरह वो मुझे हदफ से मुतल्लिक मालूमात पहुंचाता है और किस तरह मुझे मतलूब सामान मेरे हवाले करता है। वैसे आपको कितना लट्ठा चाहिए था? आदित्य वर्मा ने मुकर्रम वगैरह की वजह से सिलसिला इकराम जारी रखा, क्योंकि उसके अलावा तो मेरे वहां बैठने की कोई जरूरत बाकी नहीं रहती थी। छोटा सा दुकानदार हूँ लाला जी, अब क्या कहूँ। अच्छा, इस बारे बात कर लेते हैं, पहले मेरा ख्याल है चाय पी लें। उसने इस मर्तबा फिर सामने पड़ी घंटी बजा दी। आप लोग यकीनन चाय पीना पसंद करेंगे, आदित्य ने इन दोनों से दरियाफ्त किया। शुक्रिया लाला जी। मुकर्रम ने बमुश्किल सोफे से उठते हुए इनकार में सर हिलाया। उसका साथी भी उसके साथ खड़ा हो गया था। हम अभी इजाजत चाहेंगे। आदित्य ने भी खड़े होकर इनसे अलविदाई मुसाफा किया और घंटी की आवाज पर अंदर आने वाले लड़के को 2 चाय का बताकर वो दोबारा मेरी जानिब मुतवज्जा हो गया। आपका नाम नहीं पूछ सका हूँ। करण मेहता। कहाँ ठहरे हो? उसने मेरा असल नाम जानने की ख्वाहिश नहीं की थी। हनुमान जी होटल, कमरा नंबर 27। उसने कागज पर एक पता लिखकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। फिलहाल यहाँ पहुंचो, ये एक छोटा सा क्वार्टर है। ये कहते हुए उसने दराज से एक चाबी भी निकाल कर मुझे दे दी। जब तक मजीद मालूमात नहीं मिलती आपने कहीं भी नहीं जाना। खाना आप करीबी होटल से खा लिया करना। ठीक है सर। मैंने उसकी उम्र और इंडिया में गुजारे हुए अरसे को देखते हुए मुदबाना लहजे में कहा। उसने दाएं हाथ की शहादत की उंगली तंबिया के अंदाज में उठाकर नफी में सर हिलाया। फक्त लाला जी। जी लाला जी। मैंने फौरन इस बात में सर हिला दिया था। अब जाओ, चाय पीना इतना जरूरी भी नहीं है। उसने मुझे जाने का इशारा किया और मैं हिंदुओं के अंदाज में नमस्कार कहते हुए वहां से बाहर निकल आया। मेरे दिल में उसकी जात के बारे हल्की सी कुरेद तो जरूर मौजूद थी, लेकिन अपने अंदर में इतनी जुरात मफकूद पाता था कि उससे कुछ दरियाफ्त कर सकूं। वो एक खामोश मुजाहिद था। जाने कितने साल उसने मादरे वतन के लिए कुर्बान कर दिए थे। अपनी जवानी के बेहतरीन दिन यूं गुजार देना इतना आसान नहीं होता। अपने इलाके, घर, वालिदैन, बहन भाइयों और बीवी वगैरह के लिए उसकी हैसियत एक मुर्दे से बढ़कर नहीं थी। सबसे बढ़कर वो इत्मीनान और सुकून से अपने रब के सामने सर नहीं झुका सकता था, और घर में एक हिंदू बीवी के होते हुए शायद उसे छुप कर भी नमाज पढ़ने का वक्त न मिलता हो। इस जैसे कई और खामोश मुजाहिद भी इंडिया में मौजूद हैं, जिनका मकसद जिंदगी ही पाक वतन के खिलाफ साजिशों को बेनकाब करना है और अपने अजीज दुश्मन के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां जारी रखना होता है जिससे दुश्मन को सर उठाने का मौका न मिल सके। अवाम को शायद पता ना हो कि ऐसे खामोश मुजाहिदों की वजह से जाने कितनी बार पाकिस्तान जंग का ईंधन बनने से बचा है और कितनी बार ऐसी साजिशें तकमील से पहले ही तश्ती अज़बाम हो गई कि जिन पर अमल दरामद की सूरत में पाकिस्तान मजीद कई टुकड़ों में बढ़ चुका होता। बांग्लादेश के बारे भी इन मुजाहिदों ने बहुत पहले सारी साजिश का पता चला लिया था, लेकिन हमारी अयाश और खुदगर्ज की आदत ने इस बारे गौर गौज करने की जरूरत ही महसूस नहीं की थी। बल्कि हमारे कुछ सियासतदान तो खुद ऐसा होने देना चाहते थे। उनके नज़दीक बांग्लादेश का अलहदा हो जाना ही मुफीद था। बहरहाल ये एक लंबी बहस है और इसका मेरी इस कहानी से कोई ताल्लुक भी नहीं है। यूं भी पाक आर्मी की आला क़यादत को सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं, तो मेरे जैसे आम सिपाही की तो हैसियत ही क्या है। होटल से अपना सामान समेट कर मैं हिसाब किताब चुकता करके बाहर निकल आया। मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा और होटल से बाहर निकलते ही मुझे एक खाली रिक्शा मिल गया था। मतलूबा पता चूंकि आदित्य वर्मा ने इंग्लिश में लिखा था, इसलिए मैंने खुद पढ़कर रिक्शा ड्राइवर को बता दिया। आधे घंटे बाद मैं मतलूबा क्वार्टर के सामने था। रिक्शे वाले को फारिग करके मैं ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गया। 2 कमरे, उनके सामने छोटा सा बरामदा, बावर्ची खाना, बैतुल खला और गुसल खाने पर मुश्तमिल वो एक साफ सुथरा
क्वार्टर था। छोटा सा सहन जिसमें बस 2 चारपाइयां पहलू ब पहलू आ सकती थी। बरामदे में खड़ी इंडियन साख्त की नई बाइक देखकर मुझे खुशी हुई थी। बैरूनी दरवाज़ा कुंडी करके मैं अंदर घुस गया। बाइक का हेलमेट और चाबी मुझे कमरे के अंदर मेज़ पर पड़ा नजर आ गया था। दोनों कमरों पर सरसरी नज़र डालकर मैंने एक चारपाई को अपने सोने के लिए पसंद किया और बिस्तर झाड़ कर लेट गया। नामालूम किस वक्त आदित्य वर्मा ने मुझे अगली प्लानिंग से आगाह करना था, उस वक्त तक रावी चैन ही चैन लिखता नजर आ रहा था। मुझे हफ्ता यूं ही बेकार रहना पड़ा। इस दौरान मैं एक करीबी होटल पर जाकर 2 वक्त खाना खाता और बस उसके बाद उसी क्वार्टर में रहता, क्योंकि आदित्य वर्मा ने मुझे फजूल घूमने से मना किया हुआ था। वो जुमा का दिन था। 11 बजे के करीब किसी ने क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक दी। मेरा दिल बेइख्तियार धड़क उठा था। यूं भी दुश्मन मुल्क में रहने वाले को हर वक्त पकड़े जाने का ही धड़का लगा रहता है। पिस्टल नेफे में अड़स कर मैंने दरवाजे के करीब जाकर पूछा, कौन? मैं डाकिया हूँ जी। डाकिया? मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी थी। मेरे दरवाजे पर डाकिये का भला क्या काम हो सकता था?